गवर्नर जानते हैं, राज्यपाल। राज्यपाल एक कॉमन व्यक्ति है, स्टेट का एक कॉमन व्यक्ति है। राज्यपाल सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में जो बेसिक जानकारी होती है, बेसिक जो छोटी मोटी जानकारियां होती है इसके बारे में, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले पढ़ेंगे पार्ट 6, भाग 6 में क्या है, गवर्नर है। पार्ट 6 में क्या है, इसमें क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य कार्यपालिका। हमारे संविधान के भाग 6 में है राज्य कार्यपालिका, स्टेट लेजिस्लेटिव है। ये आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक इसके बारे में पूरा बताता है। मतलब भाग 6 में राज्य कार्यपालिका है, और राज्य कार्यपालिका में 152 से लेकर 235 तक, 152 से लेकर 235 तक सारे कार्यपालिका के पावर के बारे में से बताता है। इसमें 3 पावर के बारे में बताता है। पहला है गवर्नर, उसी में स्टेट काउंसिल, उसी में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हो गए राज्यपाल, ये हो गए विधानसभा, विधान परिषद, इसमें अच्छा रबड़ ही है ना। इधर ये है, हाँ इधर ये है, इधर क्यों नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, सर्किट से खत्म होगा। और विधानसभा, 3 लोग मिलकर के राज्य कार्यपालिका बनते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद तो हर स्टेट में, हर राज्य में है नहीं। आपको मालूम है कि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, सिर्फ 5 राज्यों में है, सॉरी 6 राज्यों में। हाँ, तेलंगाना आंध्र अलग हो गए, 6 हो गए। यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना और आंध्रा है। 6 राज्यों में है हमारे पास, और किसी स्टेट में नहीं है। तो जहां जहां विधान परिषद है वहां मिलके बनेगा, जहां नहीं है वहां मिलके नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में कि गवर्नर है क्या, राज्यपाल क्या है। सनी क्या वीडियो बन रहा है, वीडियो 2 लेक्चर कर लीजिएगा, ठीक है, चालू करिए। राज्यपाल के बारे में अब राज्यपाल के बारे में अगर ये कहा जाए कि प्रोटोकॉल, एक शब्द होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जानते हैं क्या होता है? या वनिताक्रम। वनिताक्रम ये होता है, मान लीजिए हमसे सीनियर अधिकारी कोई आया तो मेरी लाइबिलिटी एक मैं इसके सामने बैठ गया हूं, क्योंकि मुझसे सीनियर है, आप हमसे जूनियर हैं, तो आप हमारे सामने बैठे हैं। इस लेवल पर अगर देखा जाए इंडिया में, तो पहले कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है। इंडिया का सबसे चीफ कौन है? प्रेसिडेंट है। फिर वाइस प्रेसिडेंट है, फिर पीएम आता है, और 4th नंबर पे गवर्नर आता है। गवर्नर 4थे नंबर पे आता है। प्रोटोकॉल के मामले में, रैंकिंग के मामले में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, फिर गवर्नर। उसके बाद जो बनते हो जैसे बनते हो, लेकिन 4थे नंबर पे गवर्नर का पावर 4थे नंबर पे इंडिया में रेगुलेट किया गया है, रेगुलेट किया गया है।
तो ये इस पावर पे बैठता है। और इसके लिए हमारे अनुच्छेद आर्टिकल 153 में ये कहा गया है, 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य है क्या। 152 में ये बताया गया कि स्टेट है क्या, स्टेट की परिभाषा दी गई कि स्टेट होता क्या है, होता क्या है। उससे हमारा मतलब नहीं है। 153 में ये कहा गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, मतलब राज्य का प्रमुख होगा और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से और राज्य के कार्यप्रणालियों को चलाएगा। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा जो राज्य का प्रमुख होगा और अपने कार्यपालिका का प्रमुख होगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य के सारे क्रियाकलापों को चलाएगा। ये कहा गया है, ये संविधान में कहा गया है। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उस समय राज्यों की स्थिति ये थी कि क्लियर नहीं हो रहा था कितने राज्य में इंडिया डिवाइड करेगा। 14 स्टेट थे पहले शुरुआती दौर में इंडिया में, बाद में इतने विरोध हुए कि नहीं हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, राज्यों का डिवाइडेशन शुरू हो गया। जैसे हरियाणा पंजाब एक था तो पंजाबियों हरियाणा वाले हरियाणा हिंदी भाषी, पंजाब पंजाबी भाषी, दोनों ने कहा हम साथ नहीं रहने वाले, क्या भैया अलग कर दो। गुजरात महाराष्ट्र एक था, मराठी गुजराती साथ नहीं रहने वाले, वो अलग हुए। हिमाचल अलग था, जम्मू के साथ मैच कर रहा था, हिमाचल वालों ने कहा हमको अलग करो, उनको अलग किया गया। तो ऐसे नागालैंड में अलग किया गया, मणिपुर अलग किया गया, मिजोरम अलग किया गया, अरुणाचल अलग किया गया। हर जगह ऐसे विवाद हो रहे थे। कर्नाटका में अलग हुआ। तो शुरुआत में से चीजें हो रही थी, लेकिन लिखा हुआ था हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब मान लीजिए महाराष्ट्र और गुजरात का एक राज्य, उसमें एक ही स्टेट था, एक ही स्टेट था, सौराष्ट्र के नाम चलता था। महाराष्ट्र और गुजरात सौराष्ट्र स्टेट के नाम से चलता था, बाद में अलग हुआ। अब राज्यपाल एक ही था, लेकिन उसमें लिखा था कि संविधान में लिखा था कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि अब तत्काल राज्यपाल के पदों को कहां से नियुक्त किया जाए, किसको नियुक्त किया जाए, दिक्कत हो रही थी। तो इसके लिए नेहरू जी ने क्या किया, 1956 में एक 7th अमेंड यहां से एक मिनट, अमेंडमेंट ये गलत हो गया, एक्ट जो पेश किया गया 1956 में, ये हटा दीजिएगा। ये पेश किया गया और ये कहा गया, इसके तहत 7वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि भैया ऐसा है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। परिस्थितियां कारण यह था कि राज्य डिवाइड हो रहे थे, कोई किसी साथ रहने वाला नहीं था, हर भाषा के आधार पर लोग अलग। आंध्र प्रदेश शुरुआत हुआ, आंध्र तेलुगु भाषियों ने कहा नहीं हम नहीं रहेंगे कर्नाटका के साथ, बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह हुए। तो आंध्र वालों से कहा गया ठीक है तेलुगु साथ, कन्नड़ वालों के साथ मत रहिए, कर्नाटका कन्नड़ वालों के साथ मत रहिए, विरोध हुआ, अलग कर दिया गया। तो राज्यपाल तो एक ही था, ये कहा गया ठीक है सारे राज्यों में अगर आप राष्ट्रपति चाहे तो हर राज्य का एक से या अधिक राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। लेकिन संविधान में था कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा जो राज्य का प्रमुख होगा, स्पष्ट लिखा था। फिर बाद में कहा गया राज्यपाल राष्ट्रपति चाहे तो एक या एक से अधिक राज्यों का सिर्फ एक राज्यपाल बना सकता है, तो 4 राज्य या 5 राज्य 6 राज्यों का एक ही राज्यपाल बना सकता है। ये पावर 56 में दे दिया गया। 1953 में आर्टिकल 153 में यह कहा गया। तो राज्यपाल की नियुक्ति का पावर संविधान में 153 में दिया गया है। ये 30 में से 53 अनुच्छेद होते पूछा जाता है कि किसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है, इसे 30 में आता है, आईएस में नहीं। आईएस में अनुच्छेद नहीं आते, आर्टिकल नहीं आते। आईएस में आर्टिकल जो आते हैं सिर्फ फंडामेंटल राइट से आते हैं, इसके सिवा आर्टिकल का टच कहीं नहीं होता है, कहीं आर्टिकल का टच नहीं करता हो। 30 में आर्टिकल दावा पूछे जाते हैं, उससे 8 आर्टिकल दे देंगे, कहेंगे मिलान करो। आईएस में ऐसा कुछ नहीं है। आईएस में आपको
जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हमारे हैं, उसी से पूछे जाते हैं। इसके सिवा आर्टिकल यूपीएससी में आईएएस में नहीं पूछे जाते, तीसरे से पूछे जाते हैं। 153 में कई बार पूछा जाता है कि किसके तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो 153 के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये जानिएगा। 153 से राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अब आता है अपॉइंटमेंट। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कैबिनेट की सिफारिश पे करता है। कैबिनेट की सिफारिश पे करता है। मतलब राज्यपाल क्या करता है? अपने मन से नहीं बैठ सकता, मतलब राष्ट्रपति किसी को अपने मन से नहीं बैठा सकता। पीएम की जो कैबिनेट होती है वो रिकमेंड करती है कि किसको राज्यपाल बनाना है, किसको राज्यपाल बनाना है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है 153 के तहत। और किसके सलाह से करता है? कैबिनेट यूज किया गया, पीएम नहीं यूज किया गया है, कैबिनेट यूज किया गया है। क्योंकि पीएम कैबिनेट का भाग है, ना कि पीएम अलग पार्ट है। पीएम क्या है? मंत्रियों का प्रमुख है, प्रधानमंत्री यूज किया गया है, मतलब मंत्रियों का प्रधान। तो कैबिनेट में वो भी आ जाता है। तो कैबिनेट क्या करता है? उसको रिकमेंड करता है, और राष्ट्रपति क्या करता है? उसको अपॉइंटमेंट कर देता है। एक राज्यों का करे, 2 राज्यों का करे, तो ये इसको नियुक्त कर देता है। ठीक, तो अब राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। अब इसमें मामला क्या है? इसकी जो क्वालिफिकेशन है राज्यपाल की, राज्यपाल का जो क्वालिफिकेशन है ये तय नहीं किया गया है। एक ऐसा पद है इंडिया में, आज भी विवादों में चलता है। गवर्नर का एक ऐसा पद है जो आज भी विवादों में चलता है, न संविधान कुछ बोल पाता है और ना ही आज तक सुप्रीम कोर्ट से कुछ बोल पाया। कि गवर्नर का जो पद होता है आज भी विवादों में चल रहा है। मतलब इसकी जो योग्यता है 3 पावर दिया गया है। उसकी जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35 साल होना चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, 2 पॉइंट, और किसी राज्य के पद को होना। 3 पॉइंट करके संविधान चूक हो जाता है। बस एक परंपरा बनाई गई, संविधान में नहीं है, परंपरा बनाई गई। परंपरा ये बनाई गई कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है वो द्वितीय उस राज्य का ना हो। ये परंपरा संविधान में नहीं है लिखा हुआ। संविधान में कोई लिखा नहीं है कि यूपी का राज्यपाल यूपी का व्यक्ति होना चाहिए। राष्ट्रपति चाहे तो रख सकता है, लेकिन क्योंकि लिखा नहीं गया है, लेकिन अमूमन परंपरा बनाई गई कि देखिए अगर वहां का राज्यपाल किसी को बना रहे हैं तो उस राज्य का व्यक्ति ना हो, उस राज्य का व्यक्ति ना हो, और किसी लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पे ना हो, या किसी दोहरे पद पे ना हो। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति सांसद है, उसको राज्यपाल बना दिया गया, तो फिर आपको संसदीय पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। दोहरा पद आपके साथ नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या है? ऑफिस है, उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ पद का पद क्या होता है? मैं इसके पहले बताया था, यहां बताया था लाभ का पद विषय है, उसको किया नहीं गया है। उसको किसी मतलब क्या है, लाभ का जो पद है भारत संविधान से कुछ कहा नहीं गया है। ये बाद में कानूनी प्रक्रिया द्वारा बनाया गया कि लाभ का पद होता क्या है। मैं यहां बताया था उस समय। देखिए लाभ का पद ये होता है जो समान तरीके से जानिए, जो कानून के द्वारा बनाया, संविधान के द्वारा नहीं बनाया गया है, संविधान में नहीं बनाया गया, ये एक कानूनी प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है, इलीगल तरीके से बनाया गया है। किसी भी कंपनी में आपका शेयर 25% नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप बिजनेसमैन हैं, 25% ज्यादा शेयर आपका नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई कंपनी 100 करोड़ की है, उसमें 25 करोड़ से कम शेयर अगर आपका है तो आप लाभ के पद पे नहीं है। उससे ज्यादा अगर है जिसको लाभ का पैसा लगा है तो लाभ का पद है, लाभ का पद है। उसके साथ साथ किसी बिजनेस सेक्टर में आपका नाम नहीं होना चाहिए, बिजनेस का नाम नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि कंपनी के, किसी कंपनी में 25% से ज्यादा का शेयर आपका है तो लाभ का पद माना जाता है। उसके नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके नीचे कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप उस पदों पर न रहिए। जब तक आप उस पदों पर रहेंगे, राज्यपाल बनने के बाद फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब सैलरी की जॉब होती है तो उस पर नहीं रहना है। तो ये तय किया गया, लेकिन ये संविधान में नहीं है। संविधान से 3 चीजें कहता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए, और तीसरा क्या बोले हैं, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये लाभ के पद पर है नहीं,
और चौथी परंपरा ये बनाई गई कि जिस राज्य में नियुक्ति की जा रही है उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन संविधान में नहीं है। मेंस में आप लिखेंगे लेकिन प्री में आप नहीं बताएंगे, क्योंकि प्री में वही चीजें बताई जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसके बाद की चीजें लिखी गई है। बहुत सी परंपराएं ऐसी होती है ना संविधान में, जो संविधान में चीजें नहीं है लेकिन चीजें आजकल चल रही हैं। अभी राज्यपाल का विवेकाधिकार पढ़ाएंगे, जैसे सीधे सामने इंटरव्यू में इसी को पूछ दिया था कि आर्टिकल 202 के तहत राज्यपाल का जो विवेकाधिकार है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। तो उसके पास राज्यपाल इतना पावर उसके पास राज्यपाल के पास है कि स्टेट का कोई भी मामला वो अपने आप रोक सकता है, स्टेट का कोई भी मामला रोक सकता है और लंबे समय तक रोक सकता है, 10-10 साल रोक सकता है, 25 साल रोक सकता है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, तमिलनाडु का मामला लेकर के। तो राज्यपाल को इतना पावर दिया किसने कि विधानसभा की जो भी काम होता, मुख्यमंत्री का जो भी काम होता बैन कर दे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है, आपके पास पावर है रोकने का, लेकिन ये पावर इतना लेवल पर नहीं है कि आप उसको दम से रोक दें, क्योंकि चुनी हुई सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई मुख्यमंत्री बनता है, उसकी लाइबिलिटी बनती है जनता के प्रति, और आप बीच में अवरोध नहीं कर सकते। पता क्या है कि मान लीजिए राज्यपाल का पद विवादित क्यों है, सेंट्रल में गवर्नमेंट मान लीजिए बीजेपी की है और स्टेट में क्या है रीजनल पार्टियां या मतलब रीजनल पार्टियां या विपक्ष की पार्टियां सत्ता में है। अब उन्होंने अपना राज्यपाल भेज दिया। अब राज्यपाल क्या करेगा, पीएम के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो पीएम कहेगा वो करेगा, पीएम के अकॉर्डिंग काम करेगा, या जो पार्टी का प्रमुख होता है, जैसे बीजेपी का पार्टी प्रमुख जो कहेगा वो राज्यपाल करेगा। तो ये हमेशा विरोध होते रहते हैं। तो इसलिए अनुच्छेद 200 को खत्म करने की बात करेंगे, फिर आगे बताएंगे इसके लिए। इसमें क्या है, अपॉइंटमेंट हो गया, राष्ट्रपति करता है, और उसका क्वालिफिकेशन हो गया। तो 3 क्वालिफिकेशन है, नॉर्मली चीजें हैं, क्वालिफिकेशन सिर्फ 3 है उसके सिवा कोई क्वालिफिकेशन इसका नहीं है। अब आता है इसका शपथ, क्या बोलते हैं उसको, अफर्मेशन, शपथ और प्रतिज्ञान। एक होता है शपथ, एक होता है प्रतिज्ञान, ओथ एंड अफर्मेशन, 2 शब्द यूज किया गया संविधान में। संविधान इसका जो शपथ है किस अनुसूची में है, राज्यपाल की जो राज्यपाल का जो शपथ है किस अनुसूची में है, शेड्यूल में किसमें, 3rd में। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के 14 सबकी शपथ उसी में है। सिर्फ 2 लोग निकाल दीजिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निकाल दीजिए, सबके शपथ अनुसूची 3 में है। कल लिखा होगा तो क्या शपथ देना है। एक शपथ होता है जो शपथ है, ओथ जिसको बोला जाता है, वो संविधान की निष्ठा के लिए लेगा कि संविधान के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। अफर्मेशन क्या होगा, प्रतिज्ञान, कि हर काम बिना पढ़े बिना समझे मैं नहीं करूंगा, मैं अंधभक्त नहीं हूं, कमरामती मतलब मैं आओ मुख्यमंत्री ने भेजा मैं सिग्नेचर कर दूं। प्रतिज्ञान होता है मतलब संज्ञान में मैं उसको लूंगा कि राज्यपाल के पास फाइल गई, बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिया, उसमें लिखा हुआ है कि आप सिग्नेचर करते थे, हम उसको ध्यान में देंगे कि क्या लिखा हुआ है, वो क्या मामला क्या नहीं है। एक तो है कि संविधान के अकॉर्डिंग हमें चलना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। संविधान कहीं भी उल्लंघन होगा तो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, सरकार इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि जो भी कानूनी अधिकार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कानूनी प्रक्रियाएं बनाती हैं उसको मैं पढ़ूंगा, उसको मैं समझूंगा, अपने लीगल एडवाइजर से मैं समझूंगा, जो एडवोकेट जनरल होता है उससे मैं समझूंगा, उसके बाद मैं निर्णय दूंगा। ये मेरा प्रतिज्ञान है, ये मेरा प्रतिज्ञान है कि मैं बिना पढ़े सब नहीं करने वाला, हर चीजों को समझूंगा कि चीजें है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कानून, मुख्यमंत्री कोई कानून लेके आए जो संविधान में नहीं है, तो कहेंगे भाई आप दस्तखत करिए, संविधान में नहीं है, संविधान का शपथ आपने दिया है। लेकिन स्टेट का प्रमुख होने के नाते वो ये भी चीजें देखेगा कि चीजें कहीं गलत तो नहीं हो रही है। जैसे गलत नहीं, जिससे मामला क्या है कि बहुत सी स्टेटों ने कहा कि हम आरक्षण को 50% क्रॉस करा देंगे, रिजर्वेशन को 50% क्रॉस करा देंगे। किसी को कोई 70% कह रहा था, कोई 80% कह रहा था, यहां तक तमिलनाडु सरकार ने कहा हम 70% आरक्षण देंगे। अब जो रिजर्वेशन है संविधान में तो है नहीं, संविधान में तो है नहीं। अब संविधान में ना होने के नाते राज्यपाल के पास मामला गया, नहीं मुख्यमंत्री ने भेजा है तो राज्यपाल थोड़े स्वीकार कर देगा।
लेकिन राज्यपाल को लगा कि नहीं, अगर मैं 70-75 आरक्षण किसी वर्ग विशेष को अब दे रहे हैं, एक वर्ग विशेष दब जाएगा। ये हमारा प्रतिज्ञान है कि मैं उस वर्ग विशेष को बचाऊंगा, उस वर्ग विशेष को भी बचाऊंगा, जो छोटा है, जो कम है, उसको भी मेरे बचाने की जिम्मेदारी है। ये होता प्रतिज्ञान। अनुसूची 3 में शपथ लेता है संविधान की, और प्रतिज्ञान लेता है कि हम सारे कार्यों को संज्ञान में लेके ही करेंगे, बिना संज्ञान के कोई काम हम नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञान होता है। दिलाता कौन है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या उसको अनिवार्य कोई सेकंड चीफ जस्टिस, कोई जस्टिस, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या उसको अनिवार्य कोई दूसरा सीनियर व्यक्ति हो, उसको शपथ दिला देता है, शपथ दिला देता है। अब उसकी सैलरी कहां से आती है? राज्यपाल की सैलरी कहां से आती है? स्टेट के संचित व्यय से, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से आता है, राज्य के संचित व्यय से आता है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल तो सैलरी कहां से आएगी? राष्ट्रपति के द्वारा जो उचित समझे, ये सब यूज किया गया, डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वो, उसकी सैलरी राष्ट्रपति के थ्रू तय किया जाता है कि कितना किसको देना है, किस स्टेट से कितना देना है, हर स्टेट से डिवाइडेशन किया जाता है। अब वो जैसा हो, अमूमन सब 50-50 कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, लेकिन ये होता है कि राष्ट्रपति कितना दे, राष्ट्रपति जितना भी दे। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो कितना, 2 से राज्यपालों का राज्यपाल है तो कितना दे। तो ये चीजें कॉमन चीजें हैं सब। उसका शपथ, उसका प्रतिज्ञान है, शपथ है, उसका जिसका सैलरी है, एलोवेंस है, ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं। उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? उसको एक शब्द यूज किया गया है, ड्यूरिंग अ प्लेजर। इसको बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। शब्द प्रसाद पर्यंत, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर बैठा रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा सकता है। एक नॉर्मल जनरल नोटिस और इसको हटा सकता है, कुछ नहीं करना। राष्ट्रपति जब चाहे तब बोलेगा कि हटो, बहुत हो गया, तुम्हें नहीं नियुक्त करेंगे। उसका कोई टाइम टर्म नहीं है कि नहीं, आप टर्म तो है 5 साल का कि आप 5 साल रहोगे, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा है कि जब चाहे तब उसको हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत कि हमारे पसंद में होता है, हमारी इच्छा के अनुरूप ही आप रहेंगे। जब तक हमारी इच्छा तब तक आप बैठेंगे, जब तक हमारी इच्छा नहीं है तब तक आप नहीं बैठेंगे। ये चीज है। अब इसका टर्म क्या होता है? 5 साल का टर्म इसका 5 साल का होता है। राज्यपाल का जितना कार्यकाल है 5 साल का है। अगर 5 साल पूरा कर लेता है, उसके टर्म को बढ़ाया भी जा सकता है, और अगर नहीं बढ़ाया जा रहा है तो तब तक वो बना रहेगा जब तक दूसरा राज्यपाल आ नहीं जाता, और जब तक तक उसको हटाया जा सकता है, जब तक उसको हटाया जा सकता है। इसको बोलते हैं ड्यूरिंग अ प्लेजर। प्रसाद पर्यंत शब्द यूज किया गया है। प्रसाद पर्यंत यूज किया गया मतलब जब तक, मतलब संवैधानिक प्रक्रिया में उसको हटाया नहीं जाएगा। जैसे उसके राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? सुप्रीम कोर्ट जज की भी नियुक्ति करता है, कैग की भी नियुक्ति करता है, उसको हटा नहीं सकता राष्ट्रपति उसको हटा नहीं सकता। उसको हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी पार्लियामेंट के तहत। पार्लियामेंट प्रक्रिया अपनाई तो राष्ट्रपति अंतिम फीचर करेगा। इनके लिए कहीं कोई प्रक्रिया नहीं है, जब तक हटा के हटाओ, किनारे करो, तो कोई प्रक्रिया नहीं है। क्यों बनाया गया है? बनाया इसलिए गया है, प्रसाद पर्यंत शब्द इसलिए लाया गया है कि मान लीजिए वर्तमान में कोई गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट है, इतने राज्यों को क्या करते हैं, राज्य जैसे मान लीजिए 29 में नई चुनाव होने वाली है। अगर 5 साल राज्यपाल का कार्यकाल होना चाहिए, फिक्स कर दिया जाए, तो 28 में मोदी जी क्या करेंगे? सारे राज्यों में नए राज्यपाल दे देंगे, पता नहीं सत्ता आए या नहीं आए। 28 में क्या करेंगे? हर स्टेट के राज्यपालों को क्या करेंगे? फिर से नया राज्यपाल बैठा देंगे, कहेंगे 5 साल तो रहोगे। तो अगर 28 में नियुक्ति करते हैं तो इसका मतलब 35 तक आप बने रहोगे, मगर प्रसाद पर्यंत शब्द में रहा जाए तो। अब मान लो बीजेपी हार गई, कांग्रेस वापसी कर गई, तो ये राज्यपाल बीजेपी के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चलने नहीं देंगे,
चलने नहीं देंगे, डिस्टर्ब करेंगे, हर मामले में रोक पैदा करेंगे, तो विरोध होगा। तो कहा कि नहीं प्रसाद पर्यंत रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री बदला तो ये क्या करते हैं, स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते हैं। देना नहीं चाहिए, लेकिन होता कि जितने भी राज्यपाल होंगे, जैसे पीएम का कार्यकाल गया, पीएम चुनाव हारा, तो 6 महीने के अंदर जितने भी राज्यपाल हैं जो पीएम द्वारा नियुक्त हुआ है, उस पार्टी में नियुक्त किए गए, वो ऑटोमेटिक स्वेच्छा इस्तीफा दे देते हैं। वो जानते हैं कि हमको बर्खास्त कर दिया जाएगा या पद हटा दिया जाएगा, इससे सब पहले भैया हम राजभवन छोड़ दे रहे हैं, राजभवन छोड़ दे रहे हैं। लेकिन ये संविधान में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये संविधान में नहीं है कि स्वेच्छा से जो छोड़ना संविधान में है। वो छोड़ते हैं कि हमारे पार्टी चली गई, अभी दूसरी पार्टी है कि हमको बर्खास्त कर देगी, स्वेच्छा से छोड़ दे रहे हैं, हम इसको छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया देश में एडमिनिस्ट्रेशन में विरोध न होने पाए, विवाद न होने पाए, इसलिए प्रसाद पर्यंत सब डाला गया, ये सब डाला गया। अकानूनी प्रक्रिया तो नहीं डाला गया। आज कैग की समस्या क्या है? कैग की समस्या यही है, कैग को हटाने के लिए पार्लियामेंट के थ्रू हटाना पड़ेगा। और जब कैग बैठ जाता तो किसी का सुनता नहीं है। मनमोहन सिंह का चुनाव हराने में कैग की बहुत बड़ी भूमिका थी। विनोद राय 2014 से लेकर के 13 से लेकर के 2016 तक ऐसा कोई मेंस का पेपर न जिसमें कैग के बारे में पूछा नहीं जाता हो, लिख मेंस में कि कैग की भूमिका क्या है, कैग की भूमिका क्या है। 14 से लेके 13 से लेकर के 16 तक लगातार पूछा जा रहा था कैग की भूमिका क्या है, क्योंकि कैग के कादर ही विनोद राय के कारण मनमोहन सिंह बदनाम हुए। वाजपेयी जी ने नियुक्त किया था, मनमोहन सिंह की पार्लियामेंट में बहुमत थी नहीं, जैसे प्रस्ताव लाते थे विरोध हो जाता था, कैग बना रहता था। वो भी मतलब का क्रेडिट करता था कि यहाँ घोटाला हो गया, वहां घोटाला हो गया, ये चोरी हो गई, ये चोरी हो गई, हवा बनाता था वो। तो मनमोहन सिंह के समय में कोयला खा गए, मनमोहन सिंह के समय में कुछ स्पेक्ट्रम खा गए, मनमोहन सिंह समय में क्या नाम बोलता है, आपको क्या था, ये राष्ट्रमंडल में घोटाला हो गया, रिपोर्ट पेश कर देता था, मनमोहन सिंह बदनाम हो जाते थे। अगर प्रसाद पर्यंत होता तो मनमोहन सिंह को घाटा छिड़ दिए होते, उसको मनमोहन सिंह घाटा छिड़ दिए होते। ये प्रसाद पर्यंत था नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया से हटेगा, पार्लियामेंट के माध्यम से हटेगा, तो राज्यपाल में किसी तरह का विरोध ना हो, इसलिए प्रसाद पर्यंत सब नियुक्त किया गया। ये इसके सारे पावर हो गए। हाँ, हटाने की प्रक्रिया प्रसाद पर्यंत है या स्वेच्छा से खुद इस्तीफा दे दे। स्वेच्छा से मतलब बीमारी का बहाना मौन बना देते हैं। हम सब बीमारी का बहाना बनाते हैं कि मैं तबीयत खराब हो गई है, मैं सक्षम नहीं हूं, भैया मैं हट रहा हूं। एक सबसे साधारण चीज होता है बीमारी का बहाना। अभी उपराष्ट्रपति महोदय है, तो उन्होंने कहा मैं दिमाग नहीं काम करता है, मेरी पत्नी भी बीमार रहती है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। भाई अपनी पत्नी बीमार रहती है, आप उपराष्ट्रपति हैं, तब पत्नी देखने से 50 नौकर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मेरी पत्नी बीमार रहती है, मैं तबियत नहीं ठीक रहता है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो बीमारी बहाना बना के सबको बता देते। ये कॉमन शब्द हैं, ये कॉमन चीजें हैं, और ये सब चीजें सिर्फ पीसीएस में आते हैं, आईएएस में चीजें नहीं आती। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कौन है, क्या है, नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, कितने समय तक बने रहते हैं। हाँ, ये पूछा जाता है मेंस में कि प्रसाद पर्यंत शब्द क्यों यूज किया गया। राज्यपाल जैसे चौथे नंबर के पावर पोस्ट पे, भाई प्रोटोकॉल में चौथा रैंक है राज्यपाल का, स्टेट का प्रमुख है, और शब्द प्रसाद पर्यंत क्यों यूज किया गया, उसके पीछे एक कारण है, प्रशासनिक विरोधाभास न हो, मुख्यमंत्री व राज्यपाल में खिंचातान न हो। सत्ताएं बदलेंगे तो एक दूसरे खिंचातान करेंगे तो सत्ताएं चल नहीं पाएंगे, सत्ताएं चल नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रसाद पर्यंत शब्द यूज किया गया। जैसे मान लीजिए यहां तक, मान लीजिए पॉलिटिकल सिस्टम आता, हमारे यहाँ क्या है कि मान लीजिए यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक पॉलिटिकल सिस्टम है। जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सेंसिटिव स्टेट है। अब तो मतलब ठीक है, इनके एक ही विरोध होता है, हमको अलग कर दो, इनका एक ही दिमाग है, हमको अलग कर दो भैया, हमको स्टेट से अलग, इंडिया से अलग कर दो। लंबे समय तक मांग चलती थी कि हमको अलग कर दो। उसके लिए राज्यपाल को इतना पावर दे दिया, अलग स्टेट अलग इतना पावर दे दिया गया है, कोई मुख्यमंत्री की सुनता ही नहीं है। 371 के तहत उन राज्यों को इतना पावर राज्यपाल को मिला हुआ है कि मुख्यमंत्री द्वारा बना गए किसी भी कानून को वो रद्द कर देता है, वो रद्द कर देता है 371 के तहत। आगे बताएंगे इसमें भी। तो अब क्या वहां पे जो राज्यपाल जाता है, जैसे सिक्किम हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, मतलब नॉर्थ ईस्ट हमारा साथ स्टेट, जम्मू कश्मीर अमूमन विवाद में रहता है। इनके जो राज्यपाल होते हैं वो हमेशा रिपोर्ट करते रहते हैं राष्ट्रपति को कि सर यहाँ पे मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं, सर मुख्यमंत्री यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, हम
अच्छा, यहाँ तक पावर वहां पे सिर्फ स्टेट पुलिस जो हमारी स्टेट पुलिस मुख्यमंत्री के अंदर काम करती है, यूपी की स्टेट मुख्यमंत्री के अंदर काम करती है। असम में जाएंगे, मेघालय में जाएंगे, मणिपुर में जाएंगे, तो यहाँ की जो स्टेट पुलिस है वो राज्यपाल के थ्रू काम करती है। वहां का जो आईएएस है वो मुख्यमंत्री थ्रू नहीं काम कर रहा है, वो आईएएस राज्यपाल के थ्रू काम कर रहा है। मुख्यमंत्री वही काम कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में और फाइनेंस के मामले में काम करा सकता है, अन्य मामलों में डीएम को आदेश नहीं दे सकता। डीएम को राज्यपाल देगा, सिक्किम में डीएम को राज्यपाल देगा, सुरक्षा के मामले में, डिफेंस के मामले में, क्राइम के मामले राज्यपाल देगा। अब फाइनेंस के मामले में मुख्यमंत्री दे सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में मुख्यमंत्री दे सकता है, डेवलपमेंट के मामले में मुख्यमंत्री देगा, लेकिन अन्य मामलों में राज्यपाल इंटरफेयर करेगा। डीएम उनको सुनता ही नहीं है, डीएम सुनता ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में एकीकृत मतलब एक लचीली व्यवस्था होती है, वो भी एकीकृत व्यवस्था है। लचीली व्यवस्था क्या है? लचीली व्यवस्था यह कि राज्यों को भी पावर दिया गया कि अपने राज्य के अधिकार से अपने राज्य का संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा राज्य चलाइए। मतलब मुख्यमंत्रियों को पावर दिया गया है, राज्यों को कहा गया कि अपना मुख्यमंत्री चुनिए, अपना विधायक चुनिए, अपने डेवलपमेंट काम को करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये लचीली व्यवस्था हमारी है कि मुख्यमंत्री हमने चुना, मुख्यमंत्री हमारा जवाब दे, हमारे प्रति जवाब दे काम करने के लिए। लेकिन एकीकृत व्यवस्था क्या है? सेंट्रल ने कहा कि सारे राज्यपालों की नियुक्ति मैं करूंगा, राज्यपालों की नियुक्ति मैं करूंगा, तुम जो भी काम करोगे रिपोर्ट करेगा। मुख्यमंत्री के एक बार मुख्यमंत्री से कहा गया कि सारा पावर तुम्हारे पास रहेगा, राज्य का पावर तुम्हारे पास रहेगा। दूसरी तरीके से कहा गया कि सारे कामों की समीक्षा राज्यपाल करेगा और राष्ट्रपति की रिपोर्ट करेगा। ये एकीकृत व्यवस्था है, एकीकृत व्यवस्था है। इसलिए कहते हैं लचीलेपन एकीकृत व्यवस्था है। और ये व्यवस्था बनाने का कारण यह है कि इंडिया में फिर से डिवाइडेशन समस्या न पैदा हो, इंडिया में डिवाइडेशन ना हो, मतलब इंडिया फिर से बंटवारा ना, इंडिया बंटवारे को झेल चुका है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आए कि फिर से बंटवारा हो। इसलिए राज्यों में सेंटर के पास पावर होना चाहिए कि एक व्यक्ति मुक्त होना चाहिए। राज्यों में सेंटर का कैसा व्यक्ति, सेंटर का कैसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए जो सारा पावर का मॉनिटरिंग कर सके। भाई मणिपुर में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, मुख्यमंत्री ने बताया, लेकिन राज्यपाल तो है सेंटर का। आज हम गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं, मणिपुर के गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं, होम मिनिस्टर जवाब दे, पीएम जवाब दे, मणिपुर को पीएम जवाब दे। क्यों पीएम से जवाब मांग रहे हैं? क्योंकि आपने राज्यपाल बैठाया, आपने वहां पर आपने अपना राज्यपाल बैठाया है, तो जवाब आपको देना पड़ेगा कि आप राज्यपाल को बैठाए हैं। अगर आप राज्यपाल को नहीं बैठाते तो आप कहते हैं हम नहीं जवाब देने वाले, भाई वहां का मुख्यमंत्री जवाब दे, हम क्यों जवाब दें? लेकिन आपने राज्यपाल बैठाया और राज्यपाल हर मामले की रिपोर्टिंग आपको कर रहा है, तो जवाबदेहिता आपकी बनती है कि आप जवाब दीजिए। आज इंडिया 80 सालों में कहीं डिवाइड नहीं हो सका, कहीं विद्रोह नहीं हो सका, उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका राज्यपालों की है और आईएसओ की है, और आईएसओ की है। जितने भी यूपीएससी तरह कैडर के आईएएस होते हैं, आईएएस और आईपीएस, राष्ट्रपति के थ्रू नामित कर दिया गया कि 50% किसी भी राज्य के आईएएस आईपीएस अदर स्टेट के होंगे। यूपी में अगर 500 आईपीएस आईएएस होंगे तो 250 अदर स्टेट के हैं और 250 अपने स्टेट के रहेंगे। केरला में अगर कोई आईएएस आईपीएस है तो आधा बाहर के हैं, आधा उस स्टेट के हैं। और आईएएस आईपीएस हर जगह से बदलने, मतलब 50% स्टेट सेंटर कहता है हमारे धन भेज रहे हैं, और 50 अपने अंदर में प्रमोट करके एसडीएमओ को रख दीजिए, एसडीएमओ को प्रमोट करिए, डीपीएसपी को प्रमोट करिए, लेकिन आधा आईएएस मैं भेज रहा हूं, उसमें मैं भेजूंगा और सीधे राज्यपाल के थ्रू मुझे रिपोर्ट करेंगे। इसका नतीजा क्या होगा? तो इंटरनल सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम आएगा, किसी पर डिफेंसिव प्रॉब्लम आएगा, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि जो आईएएस आईपीएस जगह पे बैठे हुए सीधे राज्यपाल को कंट्रोल बताएंगे, हम सीधे कंट्रोलिंग व्यवस्था अपना लेंगे। तो ये राज्यपाल की मतलब भूमिका है, इंडिया में इसकी भूमिका है। इसकी भूमिका कि राज्यपाल का पद बनाया क्यों गया है। इसीलिए प्रसाद पर्यंत शब्द पूछा जाता है कि संविधान में प्रसाद पर्यंत शब्द क्यों डाला गया, क्यों डाला गया? सबसे पावरफुल पद भी है। अगर पावरफुल पद को अगर दे दिया जाता कि भैया नहीं संवैधानिक प्रक्रिया से हटेंगे, तो कितने राज्यपाल मनमानी करते, मुख्यमंत्री को चलने नहीं देते। तो ये अमेंडमेंट टॉपिक हो गया पहला। 153 का राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, एक राज्य के राज्यपालों की एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। 153 के तहत राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या उसके द्वारा कोई नियुक्त जज, सीनियर जज। सैलरी उसकी दी जाएगी संचित निधि से। कितना दिया जाता है? ये 700 माता।
3.5 लाख है, 1,50,000 नहीं है, 3.5 लाख रुपया दिया जाता है, इसमें सैलरी दिया जाता है। इसमें वेतन भी होता है, भत्ता भी होता है। अच्छा, भत्ता क्या होता है? आवास है। अच्छा, इतिहास में एक शब्द होगा, आप लोग पढ़े होंगे, मुगल काल में अकबर ने इसको बनाया था, मसबदारी बनाया था ना, नहीं, अकबर द्वारा बनाया गया था। उसमें एक शब्द था जात और सवाल। जात और सवाल दो शब्द थे मसबदारी में। ये आज वेतन भत्ता जो दिया जा रहा है अकबर की बनाई प्रक्रिया है, और शब्द बदले हैं, सिर्फ शब्द बदले हैं। अकबर ये कहता था, अकबर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो योग्यता है, जात का मतलब होता है उसकी तनख्वाह कितनी है, सवाल का मतलब होता है उसके पास कितने घोड़े हैं और कितने हाथी है, कितनी फैसिलिटी है। हाथी घोड़े से सैनिक हुआ करते थे, पावर होता था ना हाथी घोड़े से। आज हमारे पास मिलिट्री कैसे, कोई कह रहे डीएम चल रहा है, डीएम को पहचानने का तरीका क्या है, जिसके पीछे फोर्स चल रही है। घूम तो सभी लोग रहे हैं, वो भी कभी आम आदमी के घूमे तो कौन पहचान रहा उसको, सामने का ट्रैफिक पुलिस रोक ले जाएगा बिल्कुल पहले। लेकिन जब उसके पास सवाल रहेगा तो कहेगा भैया जाओ जल्दी से। तो ये जात और सवाल वही पद है कि तनख्वाह और उसकी जो फैसिलिटी दोनों का बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। अब जैसे हम देखेंगे कि अगर हमारा सैलरी बढ़ रहा है, इंडिया के सरकारी नौकरियों में हमारी सैलरी बढ़ रही है, तो फिर हमारा फैसिलिटी भी बढ़ रही है, हमारी फैसिलिटी भी बढ़ रही है। अगर हम 50,000 पा रहे हैं तो सिर्फ हम तनख्वाह पा रहे हैं, और फिर तनख्वाह जो बढ़ता जाएगा। कंपनियों में भी यही चीज है, जब कंपनियों में जब सैलरी बढ़ेगी तो फैसिलिटी बढ़ेगी, उसके साथ आवास जुड़ेगा, गाड़ियां जुड़ेंगी, नौकर जुड़ेंगे, वीआईपी कल्चर जुड़ेगा, विदेश घूमने का अलग सिस्टम जुड़ेगा, आपको टेलीफोन खर्च दिया जाएगा, टेलीफोन का भी खर्च आपको दिया जाएगा, खाना बनाने का भी खर्च दिया जाएगा, नौकर का भी खर्च दिया जाएगा। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी फैसिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी, जात की संख्या बढ़ती जाएगी, समाज की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। और वही है वेतन और भत्ता, वेतन फिर भत्ता ऐड किया जाएगा। जैसे 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, ए बेटा शांत रहो, 5400 ग्रेड पे की नौकरी एसडीएम की है, ठीक, और 6600 ग्रेड पे की नौकरी प्रोफेसर की है। जो यहाँ का प्रोफेसर है एसडीएफ ज्यादा वेतन पाता है, यहाँ का जो प्रोफेसर है एसडीएफ ज्यादा वेतन, 6600 ग्रेड पे की नौकरी है, इसकी शुरुआती सैलरी 92,000 है, ज्वाइनिंग से 92,000 पाएगा पहली ज्वाइनिंग में, और एसडीएम जाएगा 70-72 करीब में। क्योंकि एसडीएम साथ सवाल भी जुड़ा हुआ है, इनके साथ सवाल नहीं जुड़ा हुआ है, इसी सैलरी पाएंगे। उसको बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, हाउस मिलेगी, खाना बनाने वाले लोग मिलेंगे, उसका भत्ता भी जुड़ा हुआ है। सैलरी 54,000 ग्रेड पे की, 6600 ग्रेड पे की है, वो उससे ज्यादा सैलरी पा रहे हैं, नहीं भत्ता नहीं पा रहे हैं। तो वेतन और भत्ता यही होता है। ठीक, हटाने की प्रक्रिया प्रसाद पर्यंत है। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं, टीचर्स के प्री में ही आता है, आईएएस में नहीं आता ये सब। राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल से एक ही आईएएस में क्वेश्चन आता है, आगे बताएंगे। अब आता है राज्यपाल की शक्तियां, पावर क्या क्या है, ये मेन चीज है। यहां से हटा है। राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या है? इनकी मुख्यतः 3 शक्तियां हैं, और 2 शक्तियां में पसंद है, 3 शक्तियां जो संविधान में दिया है। कौन कौन सी हैं? एक एग्जीक्यूटिव है जिसको बोलते हैं विधायिका, लेजिस्लेचर है कार्यपालिका, और एक इसका शक्ति है जुडिशरी न्यायिक, 3 है, और 2 विधायिका शक्ति दिया गया, उसको विधायिका शक्तियां दिया गया है, वो अलग मुद्दा है। अब इसमें जैसे कि कार्यपालिका संबंधित जो शक्तियां इसकी हैं, उसमें नियुक्ति का पावर इसके पास है, नियुक्ति का पावर।
अपॉइंटमेंट नियुक्ति किसकी किसकी राज्यपाल करता है, किसकी किसकी नियुक्ति करता है? पहले करता है वो सीएम की। आर्टिकल 164(1) के तहत ये सीएम की नियुक्ति करता है। 164(1) जो पिछले दफे पूछा जाता है, यह अनुच्छेद पूछा जाता है। 164(1) के तहत ये नियुक्ति मुख्यमंत्री की करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मिनिस्टरों की नियुक्ति करता है। देखिए ध्यान रखिएगा, 164(1) के तहत ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है, अपने मन से नहीं करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। पहले मुख्यमंत्री बना देगा, फिर मुख्यमंत्री से कहेगा अपने कैबिनेट का लिस्ट हमको दीजिए। आप स्वतंत्र हैं, जिसको देना चाह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट लिस्ट बनाएगा, फिर उस लिस्ट को क्या करेगा, उनके सामने देगा, फिर उनकी नियुक्ति वो करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर। जैसे होता क्या है कमीशन में, होता क्या है, किसी भी कमीशन में आप देखेंगे आपको शब्द, खास करके जीएस के पेपर में क्या होता है कि जब आप पेपर पढ़ते समय एक एक शब्द घुमा देता है बीच में। झटके में हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल नियुक्ति करता है तो मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पे मंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल करता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट कई तो है, जैसे ये चीजें हो गए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ये नियुक्त करता है स्टेट पीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर। राज्य के जो लोकसभा आयोग होते हैं, उनका अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अध्यक्ष सदस्य उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसे पीसीएस है लोकसभा आयोग, इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? नियुक्त करेगा, राज्यपाल करेगा। ये सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ये करता है। फिर तीसरे आयोग में आते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य निर्वाचन आयोग वो नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। एक व्यक्ति राज्य इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करता है। ये किसका चुनाव कराता है? ये चुनाव किसका कराता है? ये लोकल बॉडी। देखिए जो अंग्रेजी में शब्द यूज किया गया लोकल बॉडी यूज किया गया, ठीक, और हिंदी में कहा गया है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में दो आते हैं, पंचायत और नगर पालिका। इसको संविधान की भाषा में हिंदी में स्थानीय निकाय कहा गया है, ठीक। पंचायत और नगर पालिका, इसमें दो आते हैं। एक गांव में प्रधान चुनाव करते हैं, नगर पालिका चुनाव होता है। इसका चुनाव कौन कराएगा? राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। तो ये इसको अंग्रेजी में लोकल बॉडी भी बोलते हैं, लेकिन लोकल बॉडी शब्द यूज नहीं किया गया संविधान में। लोकल बॉडी सब पेपरों में लिख के आता है लोकल बॉडी इलेक्शन, अखबारों में लिख देते हैं लोकल बॉडी इलेक्शन, लेकिन संविधान में नहीं है। संविधान में शब्द सीधे पंचायत ही यूज किया गया है, पंचायत शब्द ही यूज किया गया है, अंग्रेजी में पंचायत यूज किया गया है। तो ये उसकी नियुक्ति करता है। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो नियुक्त करता है, एडवोकेट जनरल। इसको बोलते राज्य महाधिवक्ता बोलते ना हिंदी में। राज्य महाधिवक्ता एक राज्य का अपना वकील होता है।
राज्य का अपना एक वकील होता है जो मुख्यमंत्री जो राज्यपाल नियुक्त करता है। उसका काम क्या होता है? राज्य द्वारा जो भी मुकदमे कोर्ट में जाते हैं राज्य बनाम अन्य व्यक्ति के बीच में, तो ये उस मुकदमे की सुनवाई वही करता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अभी संवैधानिक बता रहे हैं। 5वें नंबर पे आते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसमें दो है, 243 और 243। यानी सिर्फ पूछा जाता है तीसरे समीक्षा अधिकारी पूछा जाता है आई और वाई। ये समीक्षा अधिकारी खूब आता है, आई इसमें नहीं आता है। वाई, आई क्या है? पंचायत है, और वाई क्या है? नगर पालिका है। नगर पालिका नगर पालिका आई में क्या है? जैसे होता क्या है, ग्राम सभाओं का वित्तीय फंड जो फाइनेंस पावर है ग्राम सभा का, नगर पालिका का है, कहां से प्रोवाइड कराया जाए? भाई ग्राम सभा में पैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? कैसे आया जाए, कैसे लाया जाए बेटा, उसको कैसे लाया जाए? और नगर निगमों में जो फंड हो रहा है वो कैसे लाया जाए? इसके लिए बकायदे पंचायत में पावर दिया गया है। हमारे संविधान में पावर दिया गया है कि राज्यपाल चाहे नहीं, राज्यपाल कर सकता है कि 5 साल के लिए एक राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा। तो क्या करेगा? उसकी नियुक्ति में क्या करेगा? 5 साल में फाइनेंस का मतलब वो सुझाव देगा, फाइनेंस के लिए सुझाव देगा, पंचायतों के लिए, नगर पालिका के लिए सुझाव देगा। तो ये क्या काम करता है? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है और राज्यपाल को उसका सुझाव देता है, फिर फाइनेंस के माध्यम से उसको पावर, मतलब उसको जैसे पंचायतों में फंड दिया जाता है वो दिया जाता है और नगर पालिकाओं में भी दिया जाता है। ये इसकी क्या है? नियुक्ति करता है। ठीक, ये संवैधानिक पद हो गए। अब आ गए गैर संवैधानिक पदों पर राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, जैसे कुलपतियों की नियुक्ति। राज्य कुलपतियों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसी मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार में मामला फंसा था कि तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था कि कुलपतियों की जो नियुक्ति राज्यपाल के थ्रू होती है वो पावर खत्म करने का प्रयास किया था। और उसको राज्यपाल ने क्या किया था? अनुच्छेद 200 के तहत उसको रोक लगा दिया था, या अनुमति देने से मना कर दिया था। ऐसे मामले को लेकर के जो विपरीत पावर की बात मैं कर रहा हूं, यही बात था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कम से कम 10 कानून थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत कहा कि विधानसभा जो भी कानून बनाते हैं या दोबारा पास करके आपको ऊपर भेजते हैं, उस पर आपको अनुमति देने के लिए आप अनुमति दे सकते हैं, पूर्णतः को बैन नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 200 के तहत कहा गया था। इसमें कुलपतियों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल ही करता है। सारे कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये उसके इतने इसके पॉइंट होते हैं, नियुक्ति के अधिकार के पावर होते हैं। तो कौन कौन से पावर हो गए? पहले बात, सीएम की नियुक्ति करेगा और सीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। दूसरे पॉइंट पर नियुक्ति किसको करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन किसका चुनाव कराता है? लोकल बॉडीज का चुनाव कराता है, पंचायत का और नगर पालिकाओं का चुनाव कराता है। सिर्फ 2 पावर का चुनाव कराता है और किसी का नहीं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है। तीसरे पॉइंट पर नियुक्त करता है ये एडवोकेट जनरल का महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसका काम यह होता है राज्य से संबंधित जो भी मामले होते हैं, कानूनी लीगल एडवाइस देना राज्यपाल को, विधानसभाओं में भाग लेना, उस पर राय देना और राज्यपाल को भी सलाह देना और कोर्ट में राज्य का प्रतिनिधि करना।
राज्य का प्रतिनिधि करना कौन करेगा? जैसे मान लो राज्य के खिलाफ कोई केस हुआ, तो राज्य के खिलाफ जो केस हुआ कौन जाएगा? एडवोकेट जनरल जाएगा, राज्य मतलब महाधिवक्ता जाएगा, वो उसकी सुनवाई करेगा। महाधिवक्ता राज्य के खिलाफ केस नहीं कर सकता, राज्य के खिलाफ सुनवाई नहीं कर सकता, वो राज्य के पक्ष में सुनवाई करता है, ये उसका अपना काम है। और किसी भी मामले में अगर राज्यपाल को किसी भी लीगल मामले में, विधिक मामले में राय लेनी है, तो राज्य महाधिवक्ता से वो राय लेता है। फिर उसके बाद ये फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करता है। 243 आई और वाई, आई के तहत लोकल बॉडी पंचायत है और वाई से नगर पालिका है। फाइनेंस का सॉल्व करने के लिए फाइनेंस कैसे प्रोवाइड कराया जाए, फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए, ये उसको सलाह देता है। तो ये मुख्य नियुक्तियां राज्यपाल करता है। विधायिका के पावर के तहत राज्यपाल नियुक्तियां करता है, इसकी नियुक्तियां करता है। तो ये उसके हो गए मुख्य नियुक्तियां, इसके हो गए। अब आते हैं एक कार्यपालिका संबंधी नियुक्तियां, सॉरी, फिर विधायिका संबंधी जो नियुक्तियां होती हैं, विधायिका संबंधी पावर क्या उसके पास है, मतलब विधायिका में उसके क्या क्या पावर है। अब विधायिका में पावर्स किए गए हैं, विधानसभा के पद से पावर क्या होते हैं, ये तो सिर्फ नियुक्ति का पावर है। और हाँ, एक पावर है उसके पास है, मैं भूल गया, मैडम बैठ गई तो भूल गया, जो सच्चाई है वो बैठ गई तो मैं भूल गया था जो सच्चाई है, बिना सुधर गया, एक ही पावर भूल गया था। हाई कोर्ट के जजों के जब नियुक्तियां होती हैं तो उसमें राष्ट्रपति से कोई एडवाइस देता है, मतलब राष्ट्रपति के हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए वहां से कोलिजियम सिस्टम बनता है, तो उसमें राज्यपाल की सहमत पूछी जाती है, उसमें राज्यपाल की सहमत पूछी जाती है। मैं भूल जानते आते तो जैसे मान लीजिए हाईकोर्ट का जो जज है, ये किसी जिले से अगर यहाँ पे आया, किसी स्टेट से यहाँ पे आया, तो उसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल की सहमत लेगा, सहमत लेगा। एक शब्द यूज किया गया संविधान में, स्टेपलर पेज, ये मतलब ये संविधान में नहीं है, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यूज होता है। स्टेपलर पेज, स्टेपलर पेज मतलब होता है जैसे मान लो ये कॉपी है, इस कॉपी में ये मेरी कॉपी है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया है, एक पन्ना लगा करके एक नया पेज जोड़ दिया है। इसको पन्ना इस पेज का हिस्सा नहीं है, इस कॉपी का हिस्सा नहीं है, बस इसमें अटैच कर दिया है। स्टेप पेज उसको बोलते हैं स्टेपलर पेज। अब उसका वैल्यू क्या है, जहां कॉपी जाएगी तो पेज भी जाएगा, बस जहां कॉपी जाएगा पेज भी जाएगा, स्टेपलर हुआ है। लेकिन हो सकता है फट भी जाए, हो सकता कोई बाहर निकाल भी दे। तो राज्यपाल की सहमत वही है कि राष्ट्रपति कहता है कि आपके राज्य में मैं जज भेज रहा हूं, आपने सहमत दीजिए। राज्यपाल सहमत दे या ना दे, राज्यपाल खुश रहे या ना खुश रहे, राज्यपाल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन राज्यपाल को लिख के देना पड़ेगा, महामहिम ठीक है ये जज हमारे यहाँ नियुक्त होंगे। अगर नहीं भी तुम कहोगे तो राष्ट्रपति तुम्हारा सुनने वाला नहीं है, तो तुम स्टेपलर पेज पे लगा दे दोगे। इसको बोलते हैं स्टेपलर पेज, मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है, बस सामने बैठा लिया गया है। जब G7 की जब बैठक होती है वही में शब्द आया था, तो इंडिया को भी बुलाया जाता है। G7 दुनिया की टॉप क्लास की इकोनॉमिस्ट की बैठक है। G7 इंडिया की टॉप क्लास की इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर शक्तियों की बैठक होती है। चाइना, अमेरिका है, कनाडा है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, ब्रिटेन है, ये 7 स्टेट साथ है, रूस को निकाल दिया गया, उसमें इंडिया को भी बुला लिया जाता है। अब इंडिया को बुला लिया जाता है तो इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं कि जब इंडिया इकोनॉमिक रूप से इतना पावरफुल है तो उसको अस्थायी सदस्यता क्यों नहीं दे देते हो, तुम स्टेपलर पेज क्यों यूज करते हो। तो 7 लोग बैठे मीटिंग कर रहे हैं, पीएम को भी इंडिया बैठा दिया गया, कभी कभी दक्षिण कोरिया को बुला लिया जाता है, कभी अफ्रीका को बुला लिया जाता है, कभी चाइना को बुला लिया जाता है। अरे भैया इसको सीधा सदस्य क्यों नहीं बना देते हो, उसमें अटैच क्यों नहीं कर देते हो। तो स्टेपलर पेज होता है, ये इंटरनेशनल मामले में घूमता रहता है। तो राज्यपाल से पूछा जाता है भैया तुम्हारे यहाँ हाईकोर्ट की जजों से मैं नियुक्ति कर रहा हूँ, तो आप सहमत कुछ लिख आपने उसका सहमत दीजिए। राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, अपना सूचना कर देते हैं, ठीक है सर सहमत है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं मना भी करूंगा तो आप मानने वाले नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट जजों का नियुक्ति और डिस्ट्रिक्ट जजों का तबादला हाई कोर्ट का जो चीफ जज होता है राज्यपाल के सलाह पे करता है।
मतलब जिले का जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है, उसका जो तबादला होता है, ट्रांसफर होता है, करता कौन है? हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट जज। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का रेस्पेक्ट होता है, उसमें एक्सपर्ट की अनुमति नहीं होती है। ये किसके नाम से हो रही है? राज्यपाल के नाम से हो रही है। तो राज्यपाल के नाम से हो रही है। सारे जिले के डिस्ट्रिक्ट जजों की लिस्ट बनेगा हाई कोर्ट में सब कुछ, बस राज्यपाल पर मोहर लगाने नहीं जाएगा कि सर दस्तखत कर दीजिए, अपॉइंटमेंट हो गया। ये मैं भूल गया था। तो ये चीजें नियुक्त करते हैं, ये नियुक्त करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जजों का भी पावर राज्यपाल ही करता है, तबादला करना हो या उनको नियुक्त करना हो, किसी को प्रमोट करके नियुक्त करना हो। लेकिन उसमें आपको बता दें पूरा पावर हाई कोर्ट का होता है। इसमें सिर्फ सहमत देते हैं, जिसके नाम से शपथ लिए जाते हैं, इनका कोई योगदान नहीं होता है। जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस करेगा वही मान्य होता है। ये इनके कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का पावर होता है, पावर होता है राज्यपाल का। अब कुल मिला के अंतिम ये कहा जाए कि राज्यपाल सारी नियुक्तियां मुख्यमंत्री या किसी कैबिनेट की सलाह से करता है। इसमें राज्यपाल का अपना कोई दिमाग नहीं है। जितनी भी नियुक्तियां राज्यपाल कर रहा है, इसमें राज्यपाल का अपना कोई दिमाग नहीं है। मुख्यमंत्री तथा उसकी कैबिनेट द्वारा बनाया गया, जो कैबिनेट द्वारा पास किया गया जो विचार है, वो जो भेजेगा उसी पर राज्यपाल महोदय अपना सिग्नेचर कर देंगे। लेकिन हम कहेंगे राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? कैबिनेट की सलाह से नियुक्त करता है। 153 में कहा गया है, मैंने पहले कहा था 153 में कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य का शासन चलाएगा। अध्यक्ष का मतलब क्या है? कैबिनेट द्वारा चलाएगा। कैबिनेट में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री उसके कैबिनेट जिसको कहेंगे कि भैया ऐसा है, इनको जनरल बना दो, इनको कुलपति बना दो, इनको क्या ना बोलता स्टेट इलेक्शन कमीशन का चीफ बना दो, वो बना देगा। इनका कोई योगदान नहीं है। जुडिशरी में कैबिनेट की नहीं चलती है, जुडिशरी में किसकी चलती है? हाई कोर्ट के जज की चलती है, हाई कोर्ट की जज की चलती है। अब हाई कोर्ट का जज क्या करता है? हाई कोर्ट का जो जज करता है, जो कहेगा वो राज्यपाल करेगा, वो राज्यपाल करेगा। तो दो पावरों के बीच में राज्यपाल काम करता है। राज्यपाल का अपना कोई काम नहीं है, सिर्फ फैसला करने का काम है राज्यपाल का। फैसला करके नियुक्त कर देगा, और जिसको हटाना भी होगा वो हटाने की सबकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। वो बाद में जब पंचायत आएगा, कमीशन आएगा, होगा कैसे को हटाया जाता है। ये इनके क्या हो गए? एक इसके क्या हो गए? अब अगला आता है एग्जीक्यूटिव पावर, विधायिका संबंधी पावर। विधायिका, विधानसभा में क्या इसका पावर होता है? अब यहाँ लेजिस्लेटिव होगा जी। हाँ, एग्जीक्यूटिव विधायिका हो गया। ठीक ठीक ठीक, लेजिस्लेटिव होगा। विधानसभा इसका पावर क्या है? विधानसभा की इसका पावर क्या है? पहले बार कहा गया है कि राज्य की जो विधानसभा है, मतलब विधायिका है, राज्यपाल विधानसभा या जहां विधान परिषद है, जहां विधान परिषद है मिलकर बनेगी। राज्यपाल रहेगा, विधानसभा है, और जहां विधानसभा जहां विधान परिषद है, सारे विधान मिलकर बनेगी। तो ये तीनों अपन में पार्ट है, एक दूसरे से अलग नहीं, एक पार्ट है। पार्ट जिसे कहा जाता है ना, उसमें यूनियन में कहा जाता है कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनता है। जो पार्लियामेंट संसद गठन करते हैं, संसद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति जिसमें है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। ये विधायिका जो बोल रहे हैं तो यहाँ पे राज्यपाल है, विधानसभा है, और जहां विधान परिषद है, तीनों मिलकर बन रहे हैं। अब विधानसभा का पावर क्या होता है? विधानसभा के सेशन को बुलाना, बुलाना, बुलाता कौन है विधानसभा की बैठक को? उसको बोलते क्या? स्यूमन बोलते शायद। अंग्रेजी में 3 पावर है। इसको बुलाना बोलते हैं, और अंग्रेजी बोलते स्यूमन। विधानसभा को बुलाना, ये शब्द देखिए कुछ अंग्रेजी शब्द होते हैं हमारे संविधान में, वो कैसे आए इससे मतलब नहीं है। ये आए ब्रिटेन से, ब्रिटेन से आया, ब्रिटेन हमने नकल किया, 2 शब्द बोलेगा तो हमने यहां लिख दिया, उसका कोई अर्थ नहीं है।
वहां जो बोला जाता था वहां हमने लिख दिया। अब उनको बोलते थे अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट, तो हमने कहा भी हम भी बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट। बस इतना है कि उन्होंने जो बोला हमने बोल दिया। अब बुलाने को बोलते हैं कॉलिंग, लेकिन नहीं, यहाँ सीमन यूज किया गया, अंग्रेजी में सीमन यूज, जो वहां होता था बोल दिया गया। इसमें कोई तर्क लगाने की बात नहीं, ग्रीक भाषाएं हैं और हम भी उसको बोल देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को बोलेंगे डिप्टी पीएम, उपराष्ट्रपति को बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को क्या बोलेंगे, वो भी तो उप है, ये भी उप है, इस जगह डिप्टी लगा रहे हैं, वाइस लगा रहे हैं। तो जहां से जो परंपराएं आई हम उसको यूज करते चले गए। जैसे भी मैं बैठा था नीचे, तो एक जगह मैं सुन रहा था इतिहास की बात कि दिल्ली नाम क्यों पड़ा। बहुत बड़े इतिहासकार हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनकी कई किताबें चलती हैं, यूपीएससी में किताबें चलती हैं कि दिल्ली नाम दिल्ली क्यों पड़ा। और फिर पीछे पर उन्होंने कहानी बताया कि आनंदपाल तोमर समय का शासक था दिल्ली मेहरौली में। तोमर था शासक था। मेहरौली का लौह स्तंभ जो है वहां पर, जो शायद क्या नाम है, तो वहां पर है कुतुब मीनार के बगल में है, ये मथुरा में था। उसने कहा इस लौह स्तंभ को उठा लाया जाए और दिल्ली में यहाँ पे गाड़ दिया जाए, अपने राज्य में गाड़ दिया जाए। तो कुछ पंडितों ने कहा कि ऐसा है कि अभी समय नहीं है, इसको उखाड़ने का समय, अगर उखाड़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उसमें कहा गया कि ज्योतिषियों ने बताया कि ये टाइम होता है उखाड़ने का, जब चंद्र का समय, पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्रमा फुल होता तभी उखाड़िएगा। तो उसी समय उखाड़ के ले आए, हजारों पंडितों ने पढ़ के उसको गाड़ा। तो दो लौह स्तंभ भी गड़ा हुआ है, लाल किले के बगल में एक लौह स्तंभ गड़ा हुआ है, फोटो तो माता सिंदरी माता है। तो फिर जब वो गाड़े, तब ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज इसको इतना गाड़ दिया गया है, इतना गाड़ दिया गया है कि नीचे जो शेष नाग है जो पृथ्वी को उठाए हुए हैं, इसका नीचे का भाग उसको छू रहा है। अब कहानी है जो इसको इतना गाड़ दिया गया, जो शेषनाग करे हैं, शेषनाग भाई, शेषनाग पे कहा गया शेषनाग के सर पे पृथ्वी खड़ी है, धर्म ग्रंथों में यही लिखा गया है। तो उनके सर को छू रहा है, इतना गाड़ दिया गया इसको। तो वो कहना मुझे नहीं विश्वास हो रहा है। दूसरे ज्योतिषी ने कहा झूठ बोल रहे हैं, ज्योतिषी में अपनी लड़ाई थी। तो राजा ने कहा इसको उखाड़ो, इसको उखाड़ो, हम देखेंगे। अब ज्योतिषी फंस गए, कहीं उखाड़ेंगे तो कहेंगे इतने गाड़े तुम करे पृथ्वी शेषनाग की तरफ छू नहीं गए तो हमको सजा मिलेगी, हमारे ज्योतिष में समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या नहीं उखाड़ो इसको। आनंदपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के दादा थे, पृथ्वीराज चौहान के दादा। तो कहने उखाड़ो। अब उखाड़ा गया तो कुछ 3-4 फुट निकला हूं। भाई कितना गाड़ोगे भाई, किसी को कितना गाड़ोगे। अभी थोड़ा की पृथ्वी के मतलब सब नीचे वाले भाग पे शेषनाग खड़े हैं तो वहां तक पहुंच जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चुपके से ज्योतिषी ने कहा कि खून लगा दिया नीचे वाले पार्ट पे। कहा महाराज देखिए शेषनाग चोटिल हो गए, आपने उखड़वा दिया, इसके समय खून लग गया। क्या हाँ भाई बड़ी गलती हुई, उखाड़ना हमको नहीं चाहिए था। क्या भाई ठीक है, इसको गाड़ दो, किससे गाड़ दो, उन्होंने उसको गाड़ दिया। अब यह अफवाह फैल गई कि ये जो स्तंभ गाड़ा गया था, ये इतना नीचे गाड़ा गया था कि शेषनाग के सर को छूटा था। अचानक विश्वास कर दो तो लोग वहां दर्शन करने पहुंचने लगे, किसी सर को छूटा है। जब दोबारा गाड़ा गया तो संयोग से 3-4 साल सूखा पड़ गया, मिट्टी की नमी खत्म हो गई। अब मिट्टी की नमी खत्म होने के बाद रेगिस्तान के दिल्ली बगल में राजस्थान है ही, तो रेगिस्तान होने के नाते वो ढीला हो गया, ढीला हो गया। तो लोग उसको हिलाने लगे, तो उसको ढिल्ली ढिल्ली बोलने लगे, ढिल्ली स्तंभ, ढिल्ली स्तंभ। हरियाणवी भाषा में हरियाणा का प्रभाव था। तो उन्होंने एक किला बनाया था लाल कोट। तो लाल कोट किला उस समय कितना खूबसूरत किला हुआ करता था, तो लोग उसको देखने जाते थे, उस किले को लोग देखने जाते थे। तो बोलते थे किला कहाँ है, कि ढिल्ली स्तंभ के पास है, जो ढीला स्तंभ है उसी के पास है। क्योंकि अशोक का भी स्तंभ उस समय वहां पर था, तो अशोक का स्तंभ दूसरा था। कौन सा स्तंभ, ढिल्ली जो हिल रहा है वही स्तंभ के पास है। तो धीमे धीमे वो ढिल्ली ढिल्ली हो तो दिल्ली हो गया, तो वही दिल्ली बन गया और उसका नाम दिल्ली पड़ गया। तो उसके बाद जब शाहजहां ने लाल किला बनवाया, उसका नाम जो था किला ए बादशाही रखा गया था, लाल किला नहीं था, किला ए बादशाही रखा गया था उस नाम किले का, जो लाल किला बना हुआ है। तो लोगों ने कहा नहीं, ये लाल कोट की तरफ से बनाया गया है, इसलिए इसको लाल किला कहा जाए, इसको लाल किला कहा जाए। तो लोग उसको लाल किला कहने लगे। और दिल्ली दिल्ली हो तो दिल्ली हो गया, तो लाल किला कहाँ है, दिल्ली के पास है। दिल्ली
वो हरियाणवी भाषा में उसको डी बन गया, वो दिल्ली बोलने लगे। तो बड़ा बढ़िया उसने पता किसका नाम दिल्ली पड़ा कैसे, एक खंभा गाड़ने से हुआ। महरौली का लौह स्तंभ के नाते उसका नाम दिल्ली पड़ गया। ऐसे संविधान में कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जो चीजें परंपरा में चले हम उसको मान लेते हैं, हम उससे बहुत ज्यादा बहस नहीं करते हैं। तो बुलाते हैं, विधानसभा को बुलाएगा, सदन को बुलाएगा। 3 शब्द इसके अंग्रेजी के हैं, अजीब अजीब शब्द हैं, एक शब्द इसमें नहीं आता है। ये अमूमन पूछा जाता है पीसीएस में। सुमन है, प्रोपोज्यूल है। इसको बोलते हैं निलंबित करना बोलते हैं सर, इसको सत्रावसान बोलते हैं, सत्रावसान बोलते हैं। सत्रावसान बोलते हैं। एक होते डिसॉल्व, डिसॉल्व है ना, डिसॉल्व है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतलब डिसॉल्व करना मतलब सदन को निलंबन, विघटित करना, विघटन, विघटन, विघटन करते हैं। बुलाते हैं सत्रावास को, सत्रावासान करते हैं। सत्रावासान मतलब पता क्या है, इसे बीच में पार्लियामेंट कभी कभी खत्म कर दिया, मतलब पार्लियामेंट कह रहे हैं, विधानसभा खत्म कर दी जाती है। ये कहा जाता है कि 3 दिन के बाद शुरू किया जाएगा। अगर सत्रावासान चल रहा है लेकिन थोड़ा ब्रेक कर दिया जाता है। और दूसरे मतलब विधानसभा को भंग ही कर दिया जाता है, विधानसभा को भंग ही कर दिया जाता है। एक चीज है सस्पेंशन, निलंबित, ये कहता है विधानसभा अध्यक्ष, चेयरपर्सन इसको बोलते हैं। ये 3 काम राज्यपाल करेगा, ये काम विधानसभा का अध्यक्ष करता है। यह अमूमन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा काम विधानसभा में राज्यपाल नहीं करता। तो राज्यपाल विधानसभा को निलंबित नहीं करता, सत्रावास बुलाएगा, सत्रावसान करेगा या तो उसको खत्म कर देगा। लेकिन निलंबित करने का मतलब क्या होता है, मान निलंबित का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग बैठे हैं, अभी हम कहेंगे 2 घंटे की बात है, 2 घंटे बाद क्लास चलेगी, तब तक लोग घूम के आएंगे। 2 घंटे बाद आप आए तो ये निलंबन हो गया, 2 घंटे लिए क्लास निलंबित चल रही है। अभी क्लास चलेगी, आज 1 घंटे के लिए मैं बंद कर दे रहा हूं, जाइए आप वहां से, मतलब जाइए अपना मतलब काम करके आइए। तो ये होता है निलंबन। विघटित मतलब क्या होता है, अभी पूर्व तक खत्म हो जा रही है, अब नए सत्र की क्लास चलेगी। अब ये सेशन की जो क्लास खत्म हो जा रही है, अब नए सत्र की क्लास चलेगी। नए सत्र में नए बच्चे आएंगे, नए टीचर भी आ सकते हैं, नए सिस्टम बन सकता है। ये पूर्व तक विघटित होता है। बुलाने का मतलब क्या, फिर नए तरीके से बुलाया जाता है। सत्रावसान का मतलब होता है कि साल में कम से कम, साल में 2 बार बुलाना अनिवार्य है, कम से कम 6 महीने के अंतर नहीं होना चाहिए बुलाने। तो एक सत्र के बाद बीच में सत्र को फिर से बुलाया जा रहा है। सत्र इमरजेंसी सत्र नहीं बुलाए जाते हैं, सत्र 2 बार में 3 बार बुलाए जाते हैं, जो कि पार्लियामेंट 2 ही बार दिया गया है। मतलब संविधान में 2 ही बार कहा गया, 6 महीने का गैप नहीं कहा गया है कि संसद या विधानसभा को साल में 2 बार बुलाना अनिवार्य है। क्योंकि अंतिम बैठक और पहली बैठक बुलाने के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अंतिम बैठक और पहली बैठक बुलाने के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो अब उसको गैप करने के लिए क्या, सत्रावसान कर देते हैं। थोड़ा सा बुला के फिर सत्रावसान कर देते हैं, उसको बुला के सत्रावसान कर, तो 3 बैठक हो जाती है। तो फिर 6 महीने का जो 6 महीने का जो बाउंड्री है, तो बस उस बाउंड्री से बच जाते हैं, समझ रहे? सत्रावसान करते हैं, लेकिन निलंबित ये नहीं करते हैं। निलंबित विधानसभा अध्यक्ष करते हैं 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए।
तो इस तरह से किया जाता है। सत्रावसान नहीं समझ रहे हो? समझी सत्रावसान क्या होता है? नहीं समझी? नहीं बुलाना समझी? सदन चल रहा है, उसको खत्म भी तो करना है, ऐसे थोड़ा खत्म कर रहे हैं। भाई आज क्लास 5 बजे चलेगी, क्लास बुलाई गई 1:30 बजे, 1 बजे, कितने बजे? 1:30 बजे बुलाई गई, ये बुलाना हो गया। सत्रावसान कब हुआ? जो भी 6 बजे 5 बजे जो भी टाइम होगा, कल फिर आपको आना है। सत्रावसान मतलब समझे ना कि क्लास फिर कल चलेगी, तो सत्रावसान होता है कि भैया 2 महीने का अगले अगले सत्र के लिए फिर सेशन बुलाया जाएगा। अब निलंबित का बिखरना मतलब क्या होता है? क्लासें खत्म कर दिया गया, समझ गए? निलंबन का मतलब क्या होता है? 1 घंटे के लंच है, आप लोग बाहर जाइए, घंटे बाद फिर आइए, ये निलंबन है। अभी मान लीजिए क्लास खत्म करना है, तो मेरे पास पावर नहीं है, इनके पास पावर है। मैं क्लास खत्म करने का पावर इनके पास है, बुलाने का पावर इनके पास है, दोबारा बुलाने का पावर इनके पास है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरा गला खराब है, मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर, आदमी भी पढ़ने में लिए आराम कर लीजिए, थोड़ा हम भी आराम कर लें। हाँ, ये पावर मेरे पास है। तो विधानसभा अध्यक्ष चेयरपर्सन है, ये पावर यूज करेगा, लेकिन तीनों पावर थर्ड पर्सन यूज करेगा। लेकिन राज्यपाल के थ्रू ही होता है ये, ठीक, राज्यपाल के थ्रू होता है। फिर राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा चुनाव होने के बाद पहला सेशन जो शुरू होता है, जैसे विधानसभा चुनाव हुआ तो पहली बैठक होती है सरकार की, जो पहली बैठक होती है कार्यप्रणाली को लेकर के, उसका संबोधन राज्यपाल करता है, एक रोड मैप पेश करता है, समझे? विधानसभा चुनाव हुआ, विधायक सब चुने गए, सब शपथ ले लिए, शपथ का सबका हो गया, मंत्रिमंडल का शपथ भी हो गया, सरकार गठन हो गया, कौन मंत्री बनेगा, कौन नई मुख्यमंत्री बनेगा, सबका काम हो गया। अब सरकार 5 साल के लिए क्या रोड मैप रखेगी? भाई हम 5 साल के लिए आए हैं, अब हम 5 साल में कौन सा काम करेंगे? तो राज्यपाल का अभिभाषण होता है। राज्यपाल क्या करेगा? सदन को संबोधित करेगा, लेकिन वो संबोधन मुख्यमंत्री और कैबिनेट द्वारा लिखा हुआ होता है। मुख्यमंत्री कैबिनेट द्वारा लिखा हुआ होता है, राज्यपाल कुछ बोल नहीं सकता, एक जैसा तो कुछ नहीं बोल सकता। जो भी विधानसभा में खड़ा होकर राज्यपाल पढ़ता है कि 5 सालों में राज्य सरकार ये काम करेगी, ये काम नहीं करेगी, ये काम करेगी, एक एक शब्द मुख्यमंत्री तथा उसके कैबिनेट द्वारा लिखा जाता है और लिख करके राज्यपाल को दिया जाता है कि सर आप इसको पढ़ दीजिए। तो सदन के पहले सत्र का संबोधन राज्यपाल करता है और साल के पहले सत्र का संबोधन, 2 संबोधन, एक पहली बार चुनाव जीत के आ रहे हैं, दूसरा इस साल का पहला संबोधन क्या है। इस समय पहली बैठक कब होगी? शीतकालीन सत्र में होती है, फरवरी महीने में होती है। हर साल की पहली बैठक शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन, मानसूनी, ग्रीष्मकालीन। शीतकाल शुरू होता है शायद फरवरी से, जो भी 28 फरवरी शुरू होता है, 27 फरवरी शुरू होता है। 1 जुलाई शुरू कर देते ग्रीष्मकालीन, उससे क्या नाम बोलता है, ये जून में से शुरू करते हैं ना। हाँ, मानसून चल रहा था, मानसून खत्म हुआ है। और शीतकालीन सत्र कब शुरू होगा? नवंबर दिसंबर में, नवंबर में होता है, सॉरी नवंबर में सत्र का। और जो फरवरी का होता है बजट सत्र होता है, वो बजट सत्र होता है, उसका एक अलग बजट सत्र होता है। बजट सत्र बीच में क्यों रखा गया है? कि 6 महीने के गैप को बचाने के लिए। 28 फरवरी शुरू होता है, शायद 28 फरवरी से शुरू होता है बजट सत्र शुरू होता है। मानसून कालीन चल रहा था, ग्रीष्मकालीन शुरू होता है, आपके शायद अप्रैल मई से शुरू होता है, मई में शायद शुरू होता है। बजट सत्र जैसे खत्म होता है, कितने महीने बाद तो शुरू कर देते हैं, बजट सत्र खत्म होने के बाद उसको शुरू कर देते हैं। तो 3 महीने 3 सत्र चलते रहते हैं। तो उसमें साल का पहला जो सत्र, साल में जो पहली बैठक होगी, उसमें राज्यपाल क्या करेगा? संबोधित करेगा, राज्यपाल करेगा। और पहले चुनाव जीत के जब नए विधायक आएंगे तो उनको भी राज्यपाल संबोधित करेगा। और जब सदन खत्म हो जाएगा कि वो कार्यकाल ने 5 साल पूरा कर लिया, पूरा कर लिया कार्यकाल ने, कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया, कोई कम मतलब सब कुछ संपन्न तरीके से हो गया, सबने 5 साल कार्यकाल पूरा कर लिया, तो राष्ट्रपति का अंतिम अभिभाषण होता है, राज्यपाल का। राष्ट्रपति का अपना पार्लियामेंट में होता है, राज्यपाल का होता है, राज्यपाल का होता है। तो ये सदन को संबोधित करता है, 2 बार करता है। ये शायद हमें लगता है किसी तरह पूछा गया था, साल के पहले सत्र में और नए शासन सेशन में। साल के पहला सत्र नए सेशन में संबोधित करता है।
जो भी संबोधन वो करता है उसका अपना संबोधन नहीं होता कि सर आप आइए आप बोलिए, उसका अपना संबोधन नहीं होता है। उसका संबोधन मुख्यमंत्री के कैबिनेट द्वारा लिखे गए अभिभाषण होते हैं, जिसमें सरकार के रोड मैप को बताया जाता है कि 5 साल में सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, इस साल में सरकार की क्या क्या पॉलिसी होती है योजना लाने के लिए, इस साल में सरकार की पॉलिसी क्या क्या होती है योजना लाने के लिए, वो सदन में पढ़ा जाता है, फिर उस पर बहस किया जाता है। कुछ प्रस्ताव पास होते हैं, कुछ प्रस्ताव नहीं पास होते हैं, ये पहले बता दिया जाता है। अगर पहले बताने का कारण क्या है, जैसे एक बार हुआ क्या था, दिल्ली भूषण थे और जॉर्ज वाशिंगटन थे, ये यहां से कहानी आती है कि 2 सेशन क्यों बनाए गए। जैसे दिल्ली में पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है, विधानसभा विधान परिषद है ना, 2 सेशन है। तो वहां पर अमेरिका में भी क्या है, पीपल ऑफ हाउस है, एक सीनेट है, 2 ना, कांग्रेस में 2 है, एक सीनेट है एक पीपल ऑफ हाउस है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट सभा। सेनेट में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और प्रतिनिधि सभा में जो चुने जिले लेवल पर चुने जाते हैं लोग हैं। तो होता क्या है कि कोई कानून आप लाते हैं, दोनों प्रस्ताव दोनों विभागों में, पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा या राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसमें बताया जाएगा कि हम क्या क्या कानून लाना चाहते हैं, फिर बहस होगा, पार्लियामेंट में बहस होगा, मतलब विधानसभा में बहस होगा, फिर विधान परिषद में बहस होगा। तो उन्होंने कहा कि सर 2 सदन बनाने की क्या आवश्यकता है, आप राष्ट्रपति से कहलवा ही रहे हैं, फिर एक सदन में पास करा दे रहे हैं, दूसरा सदन बना के फालतू खर्चा क्यों कर रहे हैं। तो उसमें जॉर्ज वाशिंगटन ने कोई खास उत्तर नहीं दिया, ये बिल फाड़िया ने अपनी किताब में लिखा है। 17 3 में 3 में करते हैं, 3 बार की बैठकें हो रही है, 3 बार बुलाया गया, हर वर्ष होगा, जितनी बार बुलाएंगे, प्रत्येक बार छोड़िए, इमरजेंसी में अगर बुला लिया गया तब भी होगा, कभी कभी इमरजेंसी भी बुला लिया जाता है, अमूमन 4-5 सालों में नहीं बुलाया गया है। 4-5 सालों में नहीं कह सकते हैं कि हमें लगता है कि 99 करगिल के समय, करगिल के बाद कभी बुलाया नहीं गया है। देखिए संविधान हमारा ये कहता है कि कम से कम 2 बैठकों के बीच में, अंतिम बैठक जब खत्म होती है और पहली बैठक जब शुरू होती है, इन दोनों के बीच में 6 महीने ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मसला नहीं कहता, ये नहीं कहता कितनी बार बुला रहे हैं, वो ये नहीं कहता कितनी बार बुला रहे हैं, अंतिम बैठक और पहली बैठक के बीच 6 महीने ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। अब आप उस गैप को भरने के लिए बीच में बुला लीजिए, इसलिए क्या किया गया, बजट सत्र को बीच में बुला लिया जाता है, तो आराम से क्या होता है, वो गैप दिखता नहीं है। अब कभी भी बुला सकते हैं, कभी सत्र वास्तव कर सकते हैं, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। इमरजेंसी में पार्लियामेंट कभी भी बुला दे, कैबिनेट कभी भी दे सके घर बुलाइए, कभी कभी राज्यपाल बोल देता है कि बुलाइए, कभी कभी राज्यपाल कहता नहीं पार्लियामेंट बुलाइए। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि सर जो मुख्यमंत्री है वो बहुमत में नहीं है, तो किसी ने मान लीजिए 100 विधायक 200 विधायक क्या किए, शिक्षक करके राज्यपाल को दे दिए, सर मुख्यमंत्री बहुमत में नहीं है, सदन मुख्यमंत्री सब बहुमत में, सदन बुलाइए मुख्यमंत्री इसके लिए बहुमत सिद्ध करे। अब राज्यपाल को 100 लोगों ने लिख के दिया, राज्यपाल क्या करेगा, कहेगा सीधा मुख्यमंत्री से कहेगा सदन बुला के बहुमत सिद्ध करो, कि बहुमत में नहीं हो, तो कभी भी बुलाया जा सकता, कोई उसका बाउंडेशन नहीं है। डायरेक्ट है क्या उसमें होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ मामला फंस रहा है, क्या फंस रहा है। हाँ क्या कर रहे हो, हाँ देखिए ये बाउंडेशन लिखित नहीं है, आपने समझे। उस समय स्पष्ट कहा गया है कि अंतिम बैठक और पहली बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये लिख दिया गया है। अब उसको बैग अगर 2 बार बुलाते 6 महीने गैप हो जाएगा, साल में 6 महीने गैप हो जाएगा, एक दिन कभी लेट हो सकता है। तो अगर 3 बार हम बुला लेते हैं तो 6 महीने गैप नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो उसके गैप को खत्म करने के लिए, उस परिभाषा को सिद्ध करने के लिए, संविधान को उल्लंघन ना हो, इसके लिए 3 बार बुला लेते हैं। क्या हुआ, बस 1 मिनट, ये खत्म हो जाए इसके बाद, उसके बाद ये हो गया। और ये कभी भी बुला सकता है, राष्ट्रपति किसी इमरजेंसी में भी कभी भी बुला सकता है,
करगिल समय बुलाया गया था, जब करगिलवाद हो गया था, जब करगिलवाद हो गया, पार्लियामेंट सदन में नहीं चली, सदन को बुलाया गया, इस वजह से कभी बुलाया जा सकता है। 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 बार सरकार बुलाती है, सरकार 10 बार भी बुला सकती है, 10 बार भी बुला सकती है, आज बुलाए कल खत्म करे परसों फिर बुलाए, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन कम से कम 6 महीना, ये नहीं कह सकते कि एकदम में बुलाएं आप, एकदम में बुलाने का प्रतिबंध है, कितनी बार बुलाने का प्रतिबंध नहीं है, ये बुलाने का प्रतिबंध नहीं है। तो उसके कारण बता रहा हूं, तो चाय पी रहे थे तो उन्होंने चाय दिया, गर्म चाय दिया, तो आप देखेंगे यूरोपियन कल्चर में जो चाय दिया जाता है कप प्लेट में दिया जाता है, यूरोपियन कल्चर में कप प्लेट में चाय दिया जाता है। आप बड़े होटलों में जाएंगे, विदेशी होटलों में तो आपको चाय कप प्लेट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा जल्दी पी लो, चलो यहाँ से। तो उन्होंने कहा जल्दी कैसे पी सकते हैं, कि लेट हो रहा है, तो चाय को उन्होंने क्या किया, प्लेट में पीना शुरू किया। तो क्या प्लेट में क्या उबल दिए हो, तो कैसा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तुम्हें चीज मैं बताऊं, इसीलिए दूसरी सदन बनाई जा रही है कि कभी कभी पहली सदन कोई कानून ऐसा बना दे कि जनता को नहीं पसंद आए, या हमारे द्वारा ही गलती हो जाए। हम साक्षात भगवान नहीं है, गलतियां हमारे साथ भी हो सकती हैं। तो सकल सदन जब बनाया जाएगा तो लोग एक राष्ट्रपति के भाषण पे, राज्यपाल के भाषण में मिलेगा कि राज्यपाल करना क्या चाहते हैं, फिर बहस होगा, जनता के पब्लिक डोमेन में जाएगा, मीडिया डोमेन में जाएगा, बहस होगा, बाद में गवर्नमेंट लगेगा यार यार कानून गलत बन जा रहा है, जनता पसंद नहीं कर रही है, विरोध हो रहा है, उसके पहले ही वापस ले लिया जाएगा, उसके पहले ही वापस ले लिया जाएगा। इसीलिए ये सब चीजें अपनाई जाती है कि कानून बनाते समय लोग समझ में आए कि भाई जो कैबिनेट बना रहा है वो भगवान तो है नहीं, या कभी कभी हो सकता है कोई अशिक्षित जीत गया स्टेट बेस पे, जब डेमोक्रेसी में हर कोई चुनाव लड़ सकता है, तो हो सकता है कोई अशिक्षित मुख्यमंत्री बन जाए, तो कोई कानून बना के जनता पर थोप दे। और जब कई चरणों में कानून बनेगा तो कानून सही तरीके से बनेगा, बहस तरीके से बनेगा और सही तरीके से जनता पर लागू होगा। इसीलिए राज्यपाल का भाषण कराया जाता है, भैया इस साल तुम क्या करोगे, 5 साल में क्या करोगे, पहले बता दो, पहले बता दो आप। तो जो राज्यपाल का भाषण होता है उसी के कार्य लोग काम करते हैं। फिर विपक्ष उस मुद्दे पर बहस करता है, वोटिंग कराई जाती है, कानून बनता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, ऐसे मामला चलता है, ये काम करता है। उसके बाद विधान परिषद में 1/6 जितना विधानसभा सदस्यों की संख्या होती है, जैसे यूपी में कितनी है, 100 है, विधान परिषद 100 है यूपी में, विधान परिषद यूपी में 100 है, विधानसभा 403, तो इसका 1/6 राज्यपाल क्या करता है, नॉमिनेट करता है। इसमें राज्यपाल नॉमिनेशन देता है, मतलब नॉमिनेट करता मतलब क्या करता है, उनको नॉमिनेशन कर देता है, मतलब नॉमिनेट कर देता है, नियुक्त करता है। जितने पद होते हैं उससे से मान लीजिए यूपी में 100 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, और आंध्रा में 58 है, और तेलंगाना में शायद 40 है। कितने ही हैं, इनका 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल अपने विवेक से करेगा, मतलब मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा, मतलब 1/6 लोगों की नियुक्ति राज्यपाल कर देता है। जो भी मुख्यमंत्री लिख के देता है, कैबिनेट लिख के देता है, उनको नियुक्त कर देता है, ये उसका अपना पावर होता है। दूसरी चीज क्या है, विधानसभा द्वारा बनाए गए जितने भी कानून हैं तभी मान्य होंगे जब तक राज्यपाल उस पर सिग्नेचर नहीं कर देता। जितने भी विधानसभा में कानून बनाए जाए, सारे कानूनों का अंतिम से लागू कब होगा, जब राज्यपाल सिग्नेचर करेगा। जिस डेट से राज्यपाल सिग्नेचर करता है उसकी 2 डेट होती है। 2 डेट ऐसे होती है, मान लीजिए कि 2 डेटें होती है। एक डेट होता है कि जिस दिन सिग्नेचर कर रहा है, विधानसभा का सत्र पास कोई कानून गया, राज्यपाल के पास गया, तो राज्यपाल लिखेगा कि सिग्नेचर इस डेट को मैं कर रहा हूं, लेकिन इस डेट से लागू किया जाए, इस एक डेट से लागू किया जाए। 5 जुलाई को संविधान संशोधन विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर सिग्नेचर किया गया था राज्यपाल का, लेकिन कहां तक कब लागू किया जाएगा, 31 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल की उस दिन जयंती थी, उन्होंने कहा सरदार पटेल के दिन से लागू किया जाए। तो 2 डेट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो अफसर होते हैं जब इस्तीफा देते हैं, या कोई मुख्यमंत्री होता है, मंत्री होता है, कोई इस्तीफा देता है, तो जो अपना रिजर्वेशन लिखता है तो लिखता है कि इस डेट से मैं इस्तीफा दूंगा। मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तत्काल नहीं दे रहा हूं,
3 महीने बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब 3 महीने बाद होता बीच में दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। तो उसके पीछे जो गैसिंग आपने दिया है कि मान लीजिए आज डेट 19 है, आज 19 अगस्त है, आज 19 अगस्त मैंने लिखा कि सर मैं इस सत्र में नहीं रहना चाहता हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। कब से दे रहा हूं? 20 अक्टूबर से मैं पद छोड़ दूंगा। बीच में मुझे समझ में आया कि हो सकता है मेरा दिमाग पद नहीं छोड़ना चाहिए, गलती हो गया, कोई समझा दिया, फिर बाद में जो मामला मेरा था सुलझ गया, तो उसी बीच में वापस भी दे सकते हैं। लेकिन अगर 20 अक्टूबर गुजर गया तो फिर वो पद आपका रिक्त माना जाएगा, अगर आपने माफी नहीं बताकर आपने वापस नहीं लिया। तो पार्लियामेंट में क्या होता, विधानसभा में क्या होता, कोई भी कानून बनता है, उस कानून को जब तक राज्यपाल सिग्नेचर नहीं कर देता है तब तक वो कानून मान्य नहीं होता है। राज्यपाल के, शांत रहो पहले, राज्यपाल के लिखने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद वो कानून नहीं तभी मान्य होता है, तभी मान्य होता है, इसके सिवा कोई कानून मान्य नहीं होता है। ये उसका अपना खुद का पावर होता है, समझे। अब आता है इसकी आज सब फाइनेंशियल पावर, वित्तीय पावर का क्या है, राज्यपाल का वित्तीय पावर क्या है। वित्तीय पावर है कि पहली बात ये बजट को विधानसभा में रखवाता है। जो बजट होता है राज्यपाल की सहमति पे रखे जाते हैं। पहले बजट राज्यपाल के पास जाता है, कैबिनेट क्या करता है उस बजट, अरे शांत रहो, अरे पढ़ने दो सबको, तो पानी पी निकल जाओ, धीरे से पी लो, तुम बैठ ही जाते हो उसी जगह। देखो हम लोग क्या है कि शांत रहो, बता रहे हैं तुमको, हम लोग साथ क्या होता, किसी के साथ क्या होता कि हर चीजें याद नहीं रहती, चीजें देख के आई जाती हैं, और बीच में कोई बोलता है तो एक टॉपिक निकल गया हाथ से, बिना से मैडम बैठ गए तो मैं ही भूल गया टॉपिक, जो सच्चाई है कि मैं ही भूल गया। तो अगर होता क्या ना, कोई बोलता तो होता क्या कि अब दिमाग पता नहीं क्या था, क्या बोल गए, तो ये चीजें होती है। शांत रहो। अब छोटे बच्चे नहीं हो इंटरमीडिएट के कि कक्षा 1 से 8 तक हो, नहीं पानी पीना है, खेलने जाना है, जैसे होता है, जैसे होता नहीं प्राइमरियों में, प्राइमरी स्कूलों में, तब देखो थोड़ा सा सीनियरिटी होनी चाहिए। 3-3 घंटे का एग्जाम होता है, पीछे सोचते 3-3 घंटा, 6 घंटा बैठाते हैं लिखने के लिए, 6 घंटा बैठना पड़ता है, सुबह शाम 6 घंटा बैठना पड़ता है। अब बिना खाए सब बैठते हैं, 6 घंटा बैठना है, 3 घंटा एक सत्र में, 3 एक सत्र में, और उस समय आपके पास इतना मौका नहीं होता कि आप उठ के बाहर चले जाएं, क्योंकि घड़ी, कलम और दिमाग की साथ चलती, तभी काफी पूरा कर पाएंगे आप। मतलब आपका दिमाग, आपकी घड़ी और आपकी कलम, तीनों से अगर एक दिन मिस्टेक हुआ तो आप क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। तो आप भूल जाते हैं, पानी पिए, खाना खाएं, लगातार पेपर। अब तो पहले पेपर में होता था गैसिंग करते थे, तो लगातार पेपर ले रहे हैं, 55 दिन लगातार पेपर में करा दे रहे हैं, खाने में नहीं, खाने में मिल रहा है। आप खाना नहीं खा सकते, मैं खाना खाएंगे नहीं रह जाएंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे, और 6 घंटे रोज बैठा रहे हैं। और 6 घंटे में कहते हैं आपका दिमाग, आपकी घड़ी और आपका पेन, तीनों साथ चलना चाहिए, तो तत्काल पेपर छूट जाएगा। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो तैयारी साथ होती हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था उसका फाइनेंशियल पावर क्या है। फाइनेंशियल पावर में आप जानेंगे, पहली बात बजट को रखवाता है। बजट जब बनता है, उस बजट को कैबिनेट की अनुमति के बाद, सहमति के बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास ले जाता है। राज्यपाल क्या करता है, लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से उस बजट को पार्लियामेंट में, मतलब विधानसभा में रखवाता है। क्योंकि जब बजट पास होता है तो राज्यपाल को उस बजट को वापस करने का पावर नहीं होता, क्योंकि ये माना जाता है कि ये बजट आपने ही रखवाया है, क्योंकि आपके पास आया हुआ था। जब आप ही के पास आया हुआ तो आप इसको वापस नहीं कर सकते, आप वापस नहीं कर सकते। ये राज्यपाल का अपना पावर है, सारे बजट रखवाता है। उसके साथ जो कैग होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग की जो रिपोर्ट आती है, राज्य के कैग जो ऑडिट करता है, एक राज्य का करता है, सेंट्रल का करता है। तो राज्य की जो ऑडिट होती है वो राज्यपाल को दे देता है, और सेंट्रल की जो ऑडिट होती है वो राष्ट्रपति को दे देता है। राज्य की जो ऑडिट होती है, ऑडिट मतलब क्या होता है, कैग क्या करता है, जितने भी फाइनेंशियल पावर हो, जितना भी देखिए, जो भी पैसा राज्य सरकार जहां भी लगाती है, जहां भी राज्य सरकार अपना पैसा, सरकारी पैसा जहां भी लगा रही है,
उस पैसे को कैग के पास बकायदे पावर है कि उसकी ऑडिट करे, ये गलत हुआ है कि सही लगा है, कि कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो स्वेच्छा से ऑडिट करेगा, उसके कोई रोक नहीं सकता। हर 5 साल पे उस ऑडिट की रिपोर्ट को राज्य का पैसा राज्य के राज्यपाल को दे देती है कि सर ये राज्य सरकार ने यहाँ पे फंड लगाया था, यहाँ पे इतना खर्च किया था, इतना नहीं खर्च करना चाहिए था, इससे ज्यादा खर्च हुआ है, या इतना कम पैसा इन्होंने दे दिया, जो भी चीजें हैं ना, क्यों देखिए काम सही नहीं हो पाया, जो भी चीजें हैं वो राज्यपाल को सौंप देता है और सेंट्रल में राष्ट्रपति को सौंप देता है। बजट सत्र में क्या होता है, उस रिपोर्ट को राज्यपाल क्या करता है, बजट सत्र में क्या करता है, उस ऑडिट रिपोर्ट को विधानसभा में रखवाता है कि सरकार में ये फंड दिया गया था, ये फंड कम है, देशी है, जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं वो सामने रख दिया जाता है। तो राज्यपाल ही रखवाता है, राज्यपाल ही रखवाता है। राज्यपाल क्या करता है, उसको बजट सत्र खत्म होने के बाद उसी सत्र में रखवा देता है। लेकिन कभी कभी नहीं रखवाता है, न रखवाने के पीछे चूंकि राज्यपाल जो रखवाता है कैबिनेट की सलाह पर रखवाता है, अपनी सलाह पर रखवाता है। कैबिनेट कहेगा सर उस ऑडिट को रखवा दीजिए, तो क्या करेगा, ऑडिट को रखवा देता है। अब उसमें बकायदे बायोडाटा होता है किसका क्या है क्या नहीं है। फिर राज्य वित्त आयोग और नगर पालिका नगर निगम का जो फंडिंग है, कितना दिया गया, कितना नहीं दिया गया, कितना यूज किया गया, कौन स्टेट कौन नगर पालिकाएं कितना कमा रही है, कितना खा रही है, इस सारी रिपोर्ट को राज्य वित्त आयोग क्या कर देता है, राज्यपाल को दे देता है। और राज्यपाल क्या करता है, उसको फिर विधानसभा में रखवाता है। स्टेट यूपी कमीशन, यूपी का स्टेट कमीशन किसी भी राज्य के परीक्षा लेते समय जो दिक्कतें आ रही हैं, भाई वो परीक्षा ले रहा है तो उसको दिक्कतें आ रही है ना कि सर मान लीजिए सर हमने विज्ञापन निकाला, फिर 2 लाख लड़के बैठे, आज 15 लाख लड़के बैठ रहे हैं, तो 15 लाख लड़के बैठे, हमारे पास पैसे नहीं है परीक्षा कराने का, एक्स्ट्रा पेपर छपेगा, कापियां छपेंगी। या मान लीजिए आयोग ने, गवर्नमेंट ने कहा 10,000 वैकेंसियां भर्ती करिए और 10,000 का मेंस कराइए, तो मेंस कराने लिस्ट कापियां छापनी पड़ेंगी, पैसा नहीं है, जांचने के लिए प्रोफेसर बुलाए जाएंगे, उनको फंडिंग करना पड़ेगा, फंडिंग नहीं करेगा राज्य लोकसभा आयोग, मतलब लोकसभा आयोग करेगा, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, राज्यपाल को देता है कि सर विधानसभा से उस फंडिंग को पूरा कराइए, सर विधानसभा से उस फंडिंग को पूरा कराइए। तो मतलब लोकसभा आयोग के सारे रिपोर्ट, इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होता है, राज्यपाल को दे दिया जाता है, राज्यपाल क्या कर देता है, उसको फिर रखवाता है। बहुत से वो चीजें होती हैं, उसमें कुछ मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए परीक्षा में अच्छा को लेकर बवाल चल रहा है, तो कहता सर में समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको दूं किसको नहीं दूं, तो राज्यपाल को लेटर भेजता है, लोकसभा आयोग भेजता है, तो भी उसको सत्र को सत्र में रखवा देता है, सर इसके सरकार जवाब दे, हमें उसको भेजना है, हमें उसको भेजना है। तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तकनीकी दिक्कतें आती हैं, तो उसको करता है। ये सब चीजें क्या है, विधानसभा के तब उसका पावर है कि जो भी विधानसभा में, जो भी विधानसभा के टेबल से जो भी चीजें रखी जाएंगी वो राज्यपाल के थ्रू रखी जाएंगी, राज्यपाल के थ्रू रखी जाएंगी। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की इच्छा पर रखे जाते हैं। जब तक मुख्यमंत्री न कहे तब तक राज्यपाल की औकात नहीं कि उसको विधानसभा भेज दें। मुख्यमंत्री कहेगा कि ठीक है सर उसको भेज दीजिए, तब जाकर राज्यपाल भेजेगा। अगर मुख्यमंत्री बोल दे सर नहीं भेजना तो राज्यपाल नहीं भेज सकता, तब तक नहीं भेजेगा जब तक मुख्यमंत्री अनुमति नहीं दे दे, मुख्यमंत्री अनुमति नहीं दे दे। ये सामान्य प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, राज्यपाल द्वारा रखाया जाता है। सामान्य प्रक्रिया में क्या है, मुख्यमंत्री की सहमति से रखाए जाते हैं। संवैधानिक कहानी नहीं है, ये फाइनेंशियल पावर के हैं। फाइनेंशियल पावर है, सारे वित्तीय फाइनेंस पे रखे जाते हैं। उसके बाद एक किसका आता है, जुडिशरी पावर। न्यायिक प्रक्रिया क्या, न्यायिक पावर के पास क्या है, तो इसके पास न्यायिक पावर का सिर्फ 2 ही पावर के पास। पहला 161 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए जो कानून है, जो राज्य विधानसभा कानून बनाते हैं, जो संघ सूची को चुनौती नहीं देते हैं, संघ द्वारा बनाए गए सूचियों की चुनौती नहीं देते हैं, सिर्फ राज्य सूची को बनाते कानून के दायरे में रहते हैं, उस पर हाईकोर्ट ने कोई फैसला कर दिया, तो उस फैसले के अंतिम फैसले पे उस पर राज्यपाल क्षमा भी दे सकता है, लौटौन भी कर सकता है या प्रतिलंबन भी कर सकता है, लेकिन वो हाईकोर्ट तक ही मामला हो, लेकिन मृत्युदंड का मामला ना हो। जैसे अब ये समझिए, हाईकोर्ट ने किसी को आजीवन कारावास दे दिया, मृत्युदंड का मामला नहीं है। हाईकोर्ट ने क्या किया, किसी को आजीवन कारावास दे दिया,
अब हमने अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दिया सिलसान में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, ये फैसला हाई कोर्ट में ही रहेगा, मैं इसकी सुनवाई नहीं करूंगा, मैं इसकी सुनवाई नहीं करूंगा। अगर ये हाई कोर्ट में जो फैसला होगा अंतिम होगा। अब ये हाई कोर्ट का अंदर होगा कि अंतिम फैसला हाई कोर्ट का आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब उस पर यह मामला अगर राज्यपाल के पास गया तो राज्यपाल कहते ठीक है लघुकरण कर देते। लघुकरण मतलब क्या कि अगर आजीवन कारावास है तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से रिटर्न हुआ तब करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से रिटर्न नहीं हुआ है, यह मामला अभी इन्होंने बोला है और सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है, तो राज्यपाल के सीधा नहीं पहुंचेंगे। नहीं समझ रहे हो? हाईकोर्ट ने कहा इनको आजीवन कारावास दे दिया जाता है, तब तक राज्यपाल चुप रहेगा। अब ये पहला काम सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट जब कहेगा कि नहीं ये फैसले सुनवाई वही हाई कोर्ट में भी मैं नहीं करने वाला, आप वही समझिए। फिर हाई कोर्ट ने कहा मैं आजीवन कारावास में करता हूं, तो फिर के पास क्या विकल्प रहेगा? राज्यपाल के पास जाने का विकल्प रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आगे फैसले एक्सेप्ट कर लिया तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति के पास आ जाएंगे। ये मामला है उसकी न्यायिक प्रक्रिया का। लेकिन क्या मुद्दल दिया हाई कोर्ट ने, उस पर सुनवाई राष्ट्रपति कुछ नहीं करेगा, मुद्दल को निलंबित नहीं कर सकता हो। ये इस तरह के सुनवाई का काम क्या करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल करता है। जो राज्य विधानसभा के राज्य सूची के तहत, जो राज्य सूची है 97 सूची है, उसके तहत जो कानून बनाए गए हैं उसी के तहत सुनवाई करता है। और भी वहां से रिटर्न किया गया, उसने सुनवाई एक्सेप्ट नहीं किया हो, अगर वो फैसला दे देगा तो फिर राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा, केंद्रीय विषय हो जाएगा, वो सेंट्रल का विषय हो जाएगा। और उसने कहना ठीक है जाओ वही समझो, मुझे हमसे मतलब नहीं है, ये मामला राज्य सरकार का ही है, ये अपना समझे, तो उस पर राज्यपाल क्षमा याचना दे सकता है। दूसरा पावर क्या है? उसका एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को पूछा जाता है, अक्सर करके पीएसएस में पूछा जाता है। एक आर्टिकल है वो हमेशा विवाद में आता है, उसको मैंने नोट किया था कहीं। 192 ये 192 जानते क्या है? ये पीसीएस में अक्सर करके आता है। अब पीसीएस ये आता है कि पेपर में विवाद होते रहते हैं, अखबारों में हमेशा आता रहता है, अखबारों या मीडिया समूह में से विवाद होते रहते हैं। अभी ये मामला ये है कि किसी विधायक या विधान परिषद सदस्य, विधायक के विधान परिषद का सदस्य एमएलसी, हाँ क्या बता तो रहे हैं, 192 तक बता रहे हैं क्या है। कोई विधायक है और कोई विधान परिषद का सदस्य है, दो लोग हैं। इनका इलेक्शन कमीशन ने कहीं मामला पकड़ा कि ये अपने प्रोफार्मा में गलत फार्म भरे थे, चुनाव गलत तरीके से जीते हैं। जो आदर्श आचार संहिता होती है, जब चुनाव कराया जाता है तो इलेक्शन कमीशन आदर्श आचार संहिता जारी करता है, ठीक। फिर आपको प्रोफाइल देता भरने के लिए, वो प्रोफाइल भरी जाती है, अपनी संपत्ति बताइए, अपने क्राइम रिपोर्ट बताइए, अपने मुकदमे बताइए, उसमें बकायदे लिखा जाता है। फिर उसकी इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उसकी समीक्षा करता है, फार्म की समीक्षा करता है, पता करता है कि आपने कहा मेरे पास 5 केस है, इन थानों में दर्ज है, तो फिर थानों में रिपोर्ट भेजेगा वो कि क्या वाकई में 5 ही केस है कि और केस है। तो फिर थानों में 8 केस दर्ज है, ये झूठ बोला है। आपने कहा तो इतनी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को पता लगाएगा वो। फिर उसको लगेगा इस विधायक ने फार्म में भरते समय गलती की है, छिपाया है, अपनी चीजों को छिपाया है। इसको बोलते हैं कंटेप्ट ऑफ इलेक्शन को बोलते हैं, कोड ऑफ कंटेप्ट नहीं तो कोड बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, शब्द बोलते हैं, अंग्रेजी शायद इसमें है, इलेक्शन कमीशन में अंग्रेजी है, उस शब्द को क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन में मिलेगा, इलेक्शन कमीशन में मिलेगा, तो शब्द मिलेगा 324 में, देखिएगा उसमें उस शब्द को क्या कहते हैं, 324 के तहत। हाँ नहीं देखें, एक राइट टू रिकॉल है, एक
आदर्श आचार संहिता को क्या बोलते हैं? आदर्श आचार संहिता को क्या बोलते हैं? मोबाइल पे सर्च करिए आदर्श आचार संहिता की इंग्लिश क्या है, क्या है? आदर्श आचार संहिता की अंग्रेजी क्या है? मॉडल कोड ऑफ, हाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, उसमें मिल नहीं रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसके तहत उन्होंने उस प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। ठीक, ये चुनाव जीतने के अच्छा चुनाव जीत जा रहे हैं विधायकी का, लोकसभा विधानसभा का, तो ये मत समझिए, इलेक्शन कमीशन काम करता रहता है कि आपने जो फार्म जमा किया है, सारे फार्म की ऑडिट होती रहती है। फिर बाद में इलेक्शन कमीशन को पता चला कि ये आदमी तो सही तरीके चुनाव जीता है, फिर उसके लिए उसको बुला करके जवाबदेहिता तय की जाती है, उसकी जवाबदेहिता तय की जाती है उसकी। बेटा शांत रहो तुम, बोल रहे हो बार बार, अरे शांत रहो पहले। तो पूछा जाता है कि सर आपने जो भरा है और जो हमने इसको पता किया है, इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है। फिर आपसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है। फिर आपके वकील या आपके स्वयं, दो लोग या तो वकील होते हैं या तो आप स्वयं उसको स्पष्टीकरण उसके सामने दीजिए। फिर आपका स्पष्टीकरण के सामने मान्य नहीं होता है। अगर मान्य नहीं होता है तो 192 के साथ क्या करता है, राज्यपाल को लिख के दे देता है। वो 192 का राज्यपाल को इसी 102 के तहत राष्ट्रपति को देता है। समय ज्यादा हो गया क्या? बस 5 बज गया, तभी घबरा रहे हैं आप लोग। चलो ठीक है, चलिए 2 मिनट रख जाए। 102 के तहत राष्ट्रपति को सांसदों के मामले में देता है, विधायकों के मामले से 92 के तहत देता है। सब इन्होंने चुनाव के समय जो भी प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें इन्होंने फॉल्ट किया है, तो राज्यपाल क्या करता है, उनको तत्काल उसी पद से हटा देता है। जिसकी न्यायिक पावर राज्यपाल की है, हटा, कोर्ट जाना नहीं है। हाँ, जब राज्यपाल हटा देता है उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में अब पहले तो आपके हाई कोर्ट में होगी कि सर इलेक्शन कमीशन ने हमको हटाया है राज्यपाल के थ्रू, हमने तो फॉर्मा सही भरा था, ये व्यवस्थित झूठ कह रहे हैं, तो फिर आप कोर्ट में केस दीजिए। जैसे आजम खान के लड़के का 4 दिन, 25 साल में 4 दिन कम था जब विधायकी जीते थे, फिर 4 दिन कम था। कम तो कम, न्यूनतम आज 25 साल होनी चाहिए। और जिस दिन आदर्श आचार संहिता 5 मिनट, जिस दिन आदर्श आचार संहिता लगा उस दिन से लागू होता, उस दिन 4 दिन कम पड़ रहा था, उसमें जेल चले गए, उठा के कोर्ट ने जेल भेज दिया। तो ये यही होता है, जिस पर राज्यपाल क्या करता है, उनको बर्खास्त कर देता है। और 102 के तहत राष्ट्रपति बर्खास्त करता है। तो चलिए 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट, हमने नहीं सकता, फिर 4 बज रहा होगा। पीडीएफ हमने डाला था इसका।